लूशु एक बदसूरत बेकार सा दिखने वाला लड़का था जिसे उसके माँ बाप ने बचपन में ही छोड़ दिया था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन एक दिन उसे ऐसी शक्तियाँ हासिल होती है जिसे लेवल अप करके वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन सकता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि उसकी माँ एक अंधेरी गली से गुजरती है, उसे बच्चे की तरह अपने बाहों में लेकर। असल में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। फिर वो एक ऑर्फेनेज के पास रुकते हैं और ऑर्फेनेज के मालिक से कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए बच्चे का ध्यान रखे क्योंकि उसे दवाई खरीदनी है। पर हाँ, तुम्हें अंदाजा लग गया होगा, वो कभी वापस नहीं आई। ऑर्फेनेज के मालिक को ही आखिरकार इस लड़के का ध्यान रखना पड़ता है। पर लूशु की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती क्योंकि ऑर्फेनेज के सभी बच्चे हमेशा उसे बुली करते थे। लेकिन उसकी दोस्त लू श्याओ हमेशा केयरटेकर को शिकायत करके उसकी मदद करती थी। लू श्याओ हमेशा लूशु के साथ रहते थे, इवन जब वो बीमार होता तब भी। अब लूशु बड़ा हो चुका है और ऑर्फेनेज छोड़ चुका है, लेकिन वो अंदर से बहुत अकेला महसूस करता है। वो एक दीवार पर पत्थर मार रहा होता है, तभी लू श्याओ मुस्कुराते हुए उसके पास आती है। वो भी स्माइल करता है और पूछता है कि वो फिर से ऑर्फेनेज से चुपचाप बाहर क्यों आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने लगता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। लूशु मान जाता है और उसे अपने साथ फेस्टिवल ले जाता है। फेस्टिवल में लूशु एक कपल को कुछ अजीब बातें करते सुनता है। वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि कल रात न्यूज में एक लड़के को दिखाया गया था जिसने अपने हाथ से नीली रोशनी निकाली थी और एक दूसरे आदमी ने 2000 किलो का वजन उठा लिया था। वो दोनों सोच रहे होते हैं कि ये सही में सुपर पावर्स है या सिर्फ वैसे ही आंखों का धोखा है। लूशु अभी भी उनकी बात सुन रहा होता है, तभी लू श्याओ उसे खींचकर शो देखने ले जाती है। पीछे से कुछ दिख नहीं रहा होता, इसीलिए लूशु उसका हाथ पकड़कर भीड़ के आगे तक ले जाता है। जैसे वो सामने पहुँचता है, एक आदमी उनकी तरफ आग फेंकता है, पर तभी अचानक समय रुक जाता है। आग उसके आसपास घूमने लगती है और एक तलवार की कुछ यादें रिवील होती है। उसका नेकलेस जो वो बचपन से पहना हुआ था अचानक तेज रोशनी से चमकने लगता है, पर कुछ सेकंड्स बाद टाइम फिर से नॉर्मल हो जाता है। लूशु हैरान होता है कि अभी क्या हुआ। स्टेज पर वो आदमी आग से खेलता रहता है और उसे कंट्रोल करता रहता है बिना जले। लूशु हैरान होकर सोचता है ये सही में जादू है या सुपर पावर। शो फटाकों के साथ खत्म होता है। लूशु एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि उस आदमी ने ये कैसे किया। लूशु कहता है कि उसे बिल्कुल आइडिया नहीं है। वो उसे घर छोड़कर थोड़ा टहलने निकलता है और उन अजीब चीजों के बारे में सोचता रहता है, पर रास्ता क्रॉस करते वक्त वो ध्यान नहीं देता और एक ट्रक तेजी से उसकी तरफ आ रहा होता है। ड्राइवर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। जख्मी और बेहोश हालात में लूशु खुद को स्पेस में तैरता हुआ पाता है। उसे अपनी माँ की लोरी सुनाई देती है। रास्ते पर पड़ा हुआ वो ऑर्फेनेज और लू श्याओ की मेमोरीज देखने लगता है। वो धीरे धीरे अपना होश खो रहा होता है, पर तभी हवा में एक लोडिंग बार दिखाई देता है, बिल्कुल किसी गेम की तरह। लोडिंग कंप्लीट होती है और एक स्क्रीन दिखता है। उसका नेकलेस चमकता है, हवा में उठता है और उसे भी उठा लेता है। नेकलेस टूटने लगता है और तेज रोशनी लूशु को घेर लेती है। वो लाइट उसके दिल में घुसती है और पानी की तरह पूरे शरीर में फैल जाती है और उसका दिल दोबारा धड़कने लगता है। फिर वो धीरे से जमीन पर गिरता है। ट्रक ड्राइवर डर के मारे बाहर निकलता है। लूशु आंखें खोलता है। उसे अभी जो एक्सीडेंट हुआ वो सारा कुछ याद होता है, लेकिन उसे बिल्कुल दर्द नहीं होता। वो सोचता है कि उसे सुपर पावर्स मिल गई है, लेकिन वो तुरंत पैसे लेने का सोचता है। ड्राइवर उसे ज़ॉम्बी की तरह खड़ा देखकर डर जाता है। लूशु उल्टा उससे पैसे मांगता है क्योंकि वो ट्रक से टकरा गया था, पर ड्राइवर उसे भूत समझकर तुरंत भाग जाता है। लूशु निराश होकर पास के एक दुकान जाता है नूडल्स खरीदने के लिए, लेकिन दुकानदार उसके सर पर खून देखकर डर जाता है और उसके ऊपर +233 नंबर दिखाई देता है। लूशु उस आदमी को और डराना नहीं चाहता, इसलिए वो तुरंत पैसे देता है और नूडल्स लेकर भाग जाता है। रास्ते में वो एक कपल से टकराता है और उनके ऊपर भी +10 दिखाई देता है। घर पहुंचकर वो अंदर जाने से पहले खून साफ करता है। लूशु उसे देखकर पूछते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि ट्रक ने उसे मार दिया था, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। नहाते समय लूशु अपने पूरे बॉडी को चेक करता है और हैरान होता है कि उसे कोई खरोच तक क्यों नहीं लगी। पर जैसे ही वो अपने हाथ को देखता है, उसकी नजर एक निशान पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है। बिस्तर पर बैठकर उसे समझ आता है कि जो कुछ हुआ वो सपना नहीं था। वो आंखें बंद करता है और अचानक एक स्क्रीन उसके सामने एक्टिवेट हो जाती है, जहाँ पर कुछ लिखा हुआ आता है। फिर कुछ नाम्स और पॉइंट्स की एक लिस्ट दिखने लगती है। पहले तो उसे समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है। फिर उसे याद आता है कि लोगों के ऊपर नंबर्स दिख रहे थे। वो समझ आता है कि लोगों को डराने से उनकी नेगेटिव इमोशंस उसके लिए ताकत बन जाती है। मुस्कुराते हुए वो समझ जाता है कि उसकी सुपर पावर अवेकन हो चुकी है। वो खुद को डीमन लॉर्ड बोलता है। जितनी ज्यादा नेगेटिव इमोशंस वो जमा करेगा, उतना ही ज्यादा ताकतवर बनेगा। वो जोर जोर से हंसने लगता है। लू श्याओ चिल्लाकर कहते हैं, अबे चुप हो जाओ भाई, पागल हो गया क्या। पर लूशु अपने नए सुपर पावर से एक्साइटेड होकर वो लॉटरी वाला बटन दबाता है। लॉटरी व्हील तेजी से घूमता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। वो दोबारा कोशिश करता है, पर फिर से फेल। तीसरी बार फाइनली वो जीत जाता है। स्क्रीन से एक एप्पल निकलकर उसके हाथ में गिरता है और वो आराम से उसे खाने लगता है, पर तभी अचानक एप्पल चमकने लगता है और साथ ही उसका पूरा बॉडी भी। एप्पल गायब हो जाता है और लूशु एकदम ताजा महसूस करता है। उसके टोटल पॉइंट्स 501 थे, लेकिन हर स्पिन में 100 पॉइंट्स लगते हैं। लास्ट स्पिन में वो दोबारा जीत जाता है। इस बार एक स्क्रोल मिलता है जिसके अंदर एक लोरी होती है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लूशु दुखी हो जाता है, लेकिन इसे गाने का फैसला करता है। जैसे वो गाता है, सब कुछ थोड़े समय के लिए रुक जाता है। उसका कोड चमकने लगता है। आउटर स्पेस से एक चमकता हुआ तारा सीधा उसके कमरे में आ जाता है। लूशु आंखें खोलता है और खुद को एक स्पेस में पाता है, डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। वो लूशिया को आवाज लगाता है और पूछता है कि क्या उसे खिड़की से कोई उड़ता हुआ इंसान दिखा। वो चिल्लाती है, अबे तुम सही में पागल हो गए हो क्या, मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा और मुझे देखने का मन भी नहीं है। लूशु हैरान रह जाता है और सोचता है कि वो यहाँ आया कैसे। जब लूशिया पूछते हैं कि नूडल्स में क्या डालना चाहिए, तो लूशु कहता है कि प्याज डाल दो। तब डिस्प्ले स्क्रीन दिखाते हैं कि उसे लूशिया से कई सारे 10 पॉइंट्स मिलते हैं। उसे समझ आता है कि ये सब उसे गुस्सा दिलाने की वजह से मिल रहा है। फिर वो कहता है कि धनिया भी डाल दो और उसके पास फिर से 10 पॉइंट आ जाता है। लूशिया चिल्लाकर कहते हैं कि खुद आकर बना लो भाई। लूशु कहता है कि खाना बनाना तो उसका काम है। इस बात से वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और लूशु को सीधा 100 पॉइंट्स मिल जाते हैं। लूशु और लू श्याओ टीवी देखते हुए नूडल्स खा रहे होते हैं। तभी अचानक लूशु को खतरा महसूस होता है।
लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आती है कि पास के किसी दुकानों में आग लग गई है। लूशो समझ आता है कि खतरा पास ही है और उसे महसूस होता है कि वो ऊपर की तरफ से आ रहा है। वो तुरंत बाहर भागता है और लूशिया को अंदर रहने के लिए कहता है, चाहे वो उसके पीछे आने की जिद करे। ऊपर चढ़कर वो देखता है कि दो काले कपड़े पहने आदमी एक छत से दूसरे छत जंप कर रहे हैं। उनमें से एक उसकी तरफ देखता है और लूशो तुरंत छुप जाता है। वो आदमी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लूशो समझ आता है कि पकड़े जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि लूशिया को उसकी जरूरत है। वो जल्दी से सूखी मूली का टोकरी उठाता है और नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ता है। पर तभी वो आदमी उसे देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो छत पर क्या कर रहा है। लूशो ऐसा दिखावा करता है कि कुछ नहीं, वो तो बस मूली लेने आया था। दोनों आदमी आपस में बात करते हैं और फैसला करता है कि वो नॉर्मल लग रहा है। वो उसे वार्निंग देते हैं कि आसपास खतरा है, इसीलिए सावधान रहे। लूशो हंसते हुए तुरंत घर वापस भाग जाते हैं। अंदर आकर वो चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तब लूशिया पूछते हैं कि वो किससे बात कर रहा था। वो जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक छत से एक आदमी नीचे गिर जाता है। दोनों बाहर भागते हैं देखने के लिए। लूशो पहले आसपास देख लेता है कि ये कोई ट्रैप वगैरह तो नहीं है और गिरने वाले आदमी को पहचान लेता है। वो लियांगशी होता है। हाँ, वही आदमी जो फेस्टिवल में उस दिन आग से मुचरा दिखा रहा था। वो सोचता है कि लियांगशी ने ही उन दुकानों में आग लगाए थे और उन काले कपड़ों वाले लोगों से भाग रहा था। उसे ये भी टेंशन होती है कि कहीं आग से लोग घायल तो नहीं हुए। लूशो एक लकड़ी से लियांगशी को छुपाने लगते हैं और पूछते हैं कि अब क्या करे। लूशो कहता है कि वो उसे रिवाइव तो नहीं कर सकता, इसलिए एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा और जब तक एम्बुलेंस नहीं आता तब तक थोड़ा सूप ही बना दो। फिर उसे याद आता है कि एम्बुलेंस बुलाने के लिए पैसा लगता है जो उसके पास नहीं है, इसलिए वो ऐसा सोचता है कि डॉक्टर को बोल देंगे वो लियांगशी को नहीं जानते, ताकि हॉस्पिटल का बिल लियांगशी खुद पे करे जब वो होश में आए। तब लूशो देखता है लियांगशी हल्का सा मूव कर रहा है और उसे 70 पॉइंट्स मिलते हैं। उसे समझ आता है कि लियांगशी असल में बेहोश नहीं है, इसलिए वो थोड़ा उसका मजा लेना चाहता है। वो लूशिया से कहता है कि शायद उन्हें मदद करने की जरूरत नहीं है और उसे 107 पॉइंट्स मिल जाता है। लूशिया बताता है कि उसे अंदर ले जाना चाहिए, लेकिन लूशो मना कर देता है। इससे लियांगशी गुस्सा हो जाता है और लूशो को सीधा 470 पॉइंट्स मिलता है। लियांगशी एक्टिंग छोड़कर उठ जाता है और पानी मांगता है। लूशो बर्फ इकट्ठा करके उसे दे देता है, ये लो पिघला लेना। ये देखकर लियांगशी और गुस्सा हो जाता है और लूशो को और पॉइंट्स मिलता है। लियांगशी बर्फ उड़ा देता है और लूशिया उसे मदद मांगता है। लूशो उसे जमीन पर दबा देता है और 800 पॉइंट्स कमा लेता है। जितना वो लियांगशी को दबाता है उतना ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स मिलते जाता है, जबकि लूशिया को कुछ समझ नहीं आता। लियांगशी चिल्लाता है, अबे रुक जा भाई, मार ही डालेगा क्या मुझे। लेकिन लूशो कहता है कि उसे आराम की जरूरत है। लियांगशी को उस पर थोड़ा शक होने लगता है, इसलिए वो लूशो का हाथ पकड़कर उसमें आग जला देता है। लेकिन लूशो का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और आग तुरंत बुझ जाता है। लियांगशी बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार आग बुझ जाती है और लूशो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते रहते हैं। लूशो एकदम मासूम बनने की कोशिश करता है। लियांगशी तुरंत माफी मांगने लगता है और कहता है कि हे वो तो सिर्फ मजाक कर रहा था। लूशो भी दिखावा करता है कि उसने मान लिया है और उसका हाथ पकड़कर जोर से दबाता है, जिससे उसे और पॉइंट्स मिलता है। फिर वो छोड़ देता है और पूछता है कि क्या वो उसके लिए एम्बुलेंस बुला देगा। लियांगशी गुस्से में मना कर देता है और खड़ा हो जाता है। लूशो कहता है कि संभाल के जाना दोस्त, कहीं गिरना मत। और लियांगशी इतना गुस्सा होता है कि उसे और पॉइंट्स मिलता है। लूशो अपने कमरे में जाकर हाथ का वो निशान देखता है और समझ आता है कि लूशिया वो नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देख सकते। वो डिस्प्ले स्क्रीन ओपन करके शॉप बटन दबाता है। वहाँ सिर्फ एक आइटम अवेलेबल होते हैं। एकदम चमकदार रोशनी के साथ वो स्क्रीन से बाहर निकलकर उसके हाथ में आ जाते हैं, एक येलो बॉल। लूशो देखता है कि वो सेलेस्टियल फ्रूट है और उसे खा लेता है। आउटर स्पेस से एक चमकीला तारा धरती पर आकर उसके शरीर में एंटर करते हैं और वो वापस से स्पेस में चला जाता है। इस बार वो देखता है कि कई सारे प्लैनेट्स एक बड़े प्लैनेट के अगल बगल घूम रहे हैं। उनमें से एक प्लैनेट पर तेज रोशनी गिरती है और वो चमकने लगता है। तभी उसके बॉडी से भी एक तेज रोशनी निकलती है और लूशो होश में वापस आ जाता है, तेज सांस लेते हुए। वो देखता है कि उसके हाथ का वो निशान थोड़ा चेंज हो गया है। वो खड़ा होता है और अपना बिस्तर आसानी से उठा लेता है। टीवी पर न्यूज चल रही होते हैं, जिसमें आग की वजह से कितना कुछ नुकसान हुआ उसके बारे में बताया जा रहा है। लूशो फैसला करता है कि वो वहाँ जाएगा ताकि और नेगेटिव पॉइंट्स जमा कर सके। अगले दिन लूशो अपने स्टॉल पर जाता है और अपने अंडे बेचना शुरू करता है, मतलब उसका नेम मुर्गी के, लेकिन वो उनकी कीमत बहुत ज्यादा रखता है। इससे लोग गुस्सा हो जाता है और उसे काफी नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। बाद में वो स्कूल जाता है। ब्रेक के दौरान एक लड़की अपने दोस्तों पर चिल्लाती है कि चुप रहो, क्योंकि वो उन लोगों का वीडियो देख रही होती है जिन्हें सुपर पावर्स मिले हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी उसके साथ वीडियो देखने लगते हैं, लेकिन लूशो उनके पास नहीं जाता। इसके बजाय वो अपने फोन पर खुद वीडियो चला लेता है। वीडियो में समझाया जाता है कि उन सुपर ह्यूमन लोगों को 6 लेवल्स में भाग किया गया है, ए से लेकर F लेवल तक। लेवल F में जो लोग होंगे वो आम इंसानों से थोड़ा ही ताकतवर होता है। लेवल E में जो लोग हैं वो अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। लेवल D और C में ऐसे इंसान होते हैं जो अपने बॉडी से हथियारों को रोक सकते हैं, और लेवल B और A के इंसान धरती और आसमान से ताकत ले सकते हैं। वीडियो में ये भी बताया जाता है कि कोई इंसान कल्टीवेशन के जरिए अपना लेवल बढ़ा सकता है। और हाँ, अभी तो सिर्फ कुछ ही लोगों को पावर्स मिले हैं, लेकिन ऐसे ऐसे करके दुनिया के सारे लोग अवेकन होंगे। लूशो समझ जाता है कि अभी वो लेवल F पर है और सोचने लगता है कि लेवल अप कैसे होता है। वो अचानक अपनी सीट से खड़ा होकर चिल्लाता है कि कोई अवेकन हो गया है। सारे क्लासमेट्स उसकी तरफ देखते हैं। जब वो पूछता है कि कौन, तो लूशो मुस्कुराकर कहता है, पता नहीं, दुनिया में कोई तो हुआ ही होगा। सब इरिटेट हो जाते हैं और उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। तभी एक क्लासमेट भागते हुए रूम में आता है और कहता है कि सच में कोई अवेकन हो गया है। हाँ, पता है। अबे बैल बुद्धि हो, सच बोल रहा हूँ मैं। वो बताता है कि ली काई नाम का एक स्टूडेंट एक टीचर से बहस कर रहा था और उसे छत पर ले गया है। सब तुरंत छत की तरफ दौड़ता है। वहाँ वो देखते हैं कि ली काई टीचर को छत के किनारे पर पकड़कर खड़ा है और उसे नीचे गिराने की धमकी दे रहा है। लूशो आगे बढ़कर क्लास के लीडर से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्लास लीडर गुस्से में उसे चुप रहने को बोलता है, जिससे लूशो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। 2 मैन इन ब्लैक ली काई को रोकने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी स्टूडेंट्स बस देख रहे होते हैं। लूशो नोटिस करता है कि आसपास बहुत नेगेटिव इमोशंस है और सोचता है कि उन्हें कैसे जमा करे। ली काई टीचर को हवा में उठाकर नीचे
फेंकने वाला होता है। प्रिंसिपल उससे कहता है कि ऐसा करने से वो मुसीबत में पड़ सकता है, लेकिन लीकाई कहता है कि अब वो किसी से नहीं डरता। तब लूशो आगे बढ़कर कहता है कि उसे डरना चाहिए। वो उसे कानून समझाने लगता है कि किसी को मारने से उसे जेल हो सकती है वगैरह वगैरह। सब लोग हैरान हो जाते हैं। जब तक वो अपनी बात खत्म करता है, लूशो लगभग 10,000 नेगेटिव पॉइंट जमा कर चुका होता है। लीकाई उसकी बातें सुनकर बोर हो जाता है और इसी मोमेंट का फायदा उठाकर काले कपड़ों वाले लोग उस पर अटैक करके उसे कंट्रोल कर लेते हैं और टीचर बच जाता है। इसके बाद सब वापस क्लास में चले जाते हैं। एक लड़की लूशो की तारीफ करती है कि उसने टीचर को बचाने में मदद की और पूछते हैं कि उसे कैसे पता था लीकाई टीचर को नहीं गिराएगा। लूशो कहता है कि उसे पता ही नहीं था और वैसे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़के इरिटेट हो जाते हैं और लूशो को एक्स्ट्रा 400 पॉइंट मिल जाते हैं। क्लास में वापस आकर लूशो देखता है कि दो आदमी जो डॉक्टर जैसे लगता है कुछ औजारों के साथ खड़े हैं। उसे याद आता है कि आज तो सबको ब्लड टेस्ट कराना है अवेकन लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए। टीचर उसे जल्दी सीट पर बैठने को कहता है, मगर लूशो यहाँ से खिसकने की कोशिश करता है और झूठ बोलता है कि उसका पेट दर्द कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सा आदमी दरवाजा ब्लॉक कर देता है और उसका बाहर निकलने का प्लान फेल हो जाता है। सबसे पहले उसका ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। स्कूल के बाद लूशो जल्दी घर भागता है क्योंकि उसे पता है कि लूशा उसका वेट कर रहे होगे। घर का दरवाजा खोलते ही लूशा पूछते हैं कि वो इतना लेट क्यों हो गया। वो कहते हैं कि उसका सर दर्द कर रहा है। लूशो चेक करता है और पता चलता है कि उसे बुखार है। वो उसे बेड पर आराम करने देता है और उसका ख्याल रखता है। लूशा स्वीट पोटैटोस मांगते हैं जो लूशो ने लाने का वादा किया था। लूशो कहता है कि वो लाया है, लेकिन सबसे पहले उसे ठीक होना होगा। लूशा बताते हैं कि वो बाहर ठंडे पानी से उसके कपड़े धो रहे थे, शायद इसीलिए उसे बुखार हो गया। लूशो से आराम करने बोलकर दवाई लेने बाहर जाता है। रूम से निकलते वक्त वो सोचता है कि शायद स्टेलर फ्रूट उसका बुखार तुरंत ठीक कर सकता है। वो लॉटरी स्पिन करता है, लेकिन 5 बार कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। वो गुस्सा हो जाता है, पर अगली बार कुछ मिलता है, लेकिन फ्रूट नहीं होता। वो कोशिश करता रहता है और अचानक से उसे एक लाल रंग का फल मिल जाता है। वो कमरे में वापस आकर लूशा को खाने देता है। फल खाते ही वो तुरंत अच्छा महसूस करते हैं और उसका बुखार गायब हो जाता है। वो पूछते हैं कि ये कौन सा फल था भाई जो मुंह में जाते ही गायब हो गया। लूशा मजाक में कहता है कि ये डेविल फ्रूट था, लेकिन वो नहीं हंसते। अगले दिन स्कूल में टीचर अनाउंस करता है कि शहर में स्पेशल एबिलिटी वाले स्टूडेंट्स के लिए दाओयान नाम का एक क्लास स्टार्ट की है। फिर वो एक आदमी से मिलवाता है जिसका नाम जाइफे है, जो दाओयान क्लास का टीचर होगा। लूशो हैरान हो जाता है क्योंकि जाइफे वही काले कपड़ों वाला आदमी है जो उस दिन आग वाले हादसे में उसके छत पर मिला था। जाइफे कहता है कि टीचर कुछ स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस करेगा और उन्हें दाओयान क्लास में ज्वाइन करना होगा। टीचर नाम पढ़ना शुरू करता है। स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं जब उन अवेकन स्टूडेंट्स को चुना जाता है, पर आखिरी नाम होता है लूशो का। सब हैरान हो जाता है और लूशो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। अब इन चुने गए स्टूडेंट्स को एक स्पेशल क्लासरूम में ले जाया जाता है। जाइफे बताता है कि वो उन्हें कल्टीवेशन सिखाएगा। लूशो सोचने लगता है कि क्या गवर्नमेंट ने इन काले कपड़ों वाले लोगों को ये जिम्मेदारी दी है। जाइफे समझाता है कि वो सोडियम पोटेशियम मेटल का इस्तेमाल करेंगे उनका ब्लड टेस्ट करने के लिए, जो कि मैजिकल पावर्स के साथ अच्छे से रिएक्ट कर सकता है। इससे हमें पता चलेगा कि कौन से स्टूडेंट के पास क्या एबिलिटीज है। लूशो को घंटा भी कुछ समझ में नहीं आता, पर उसके पास बैठा स्टूडेंट बताता है कि बहुत से मेटल्स अब मैजिक आइटम के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वो लड़का बताता है कि अगर वो अच्छे से प्रैक्टिस करे तो वो लोग अपने खुद के जादुई हथियार भी बना सकेंगे जो इन्हीं मेटल से तैयार होंगे। लूशो उसकी तारीफ करता है, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा। तभी जाइफे समझाता है कि अगर ऐसे इंसान जिनके पास अब जादुई शक्ति आ गई है उनका खून इस सोडियम पोटेशियम मेटल में डाला जाए तो इसका रंग सिल्वर से काला हो जाता है। जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उसका लेवल उतना ही ज्यादा होगा और इस रंग को देखकर ही स्टूडेंट्स को ए से लेकर एफ क्लास में भाग किया जाएगा। जाइफे कहता है कि वो क्लास के बाद उनके व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भेज देगा कि कौन सा स्टूडेंट किस लेवल पर है। हाँ, लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर तुम में से कोई भी हाई लेवल पर होता है तो फिर घमंडी मत होना, क्योंकि मेहनत तो तुम्हें फिर भी करनी होगी। एक इंसान कितना ताकतवर बनेगा ये डिपेंड करता है कि वो अपनी स्किल को कितने अच्छे से समझ पाता है। वो उन्हें बताता है कि वो इस देश का भविष्य है और उन्हें मेहनत करती रहनी चाहिए। क्लास के बाद लूशो अपने नए दोस्त जियांग के साथ वॉक करता है। रास्ते में कुछ स्टूडेंट्स लूशो का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो सबसे बेकार एफ क्लास में होता है। जियांग पूछता है क्या उसे बुरा नहीं लगता। अरे नहीं भाई, फर्क नहीं पड़ता। फिर वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सबको गाली देने लगता है। सब गुस्सा हो जाता है और लूशो को उनके नेगेटिव इमोशन से काफी पॉइंट्स मिल जाता है। उस दिन के बाद लूशो हर रोज स्टेलर फ्रूट खाना शुरू करता है ताकि अपनी ताकत बढ़ा सके। भले ही प्रोसेस काफी स्लो है क्योंकि वो बहुत जल्दी लेवल अप नहीं कर रहा होता, पर वो हार नहीं मानता। हर बार एक फ्रूट खाने पर उसका शरीर एकदम ताजा महसूस होता है और फल गायब हो जाता है। लेकिन एक दिन उसका डिस्प्ले स्क्रीन सामने आता है। सिस्टम बताता है कि उसने अपना सारा पैसा ये फल खरीदने में खर्च कर दिया है, इसीलिए अब स्टेलर फ्रूट व्हील ऑफ फॉर्च्यून से हटकर सीधा स्टोर में आ गया होता है। लूशो स्टोर ओपन करता है और देखता है कि अब वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स का इस्तेमाल करके सीधा ये फल खरीद सकता है। एक दिन खाना खाते वक्त लूशिया को एक स्मेल आती है। वो मुड़कर देखते हैं कि लूशो के हाथ में गर्मा गर्म लड्डू है। वो पूछते हैं कि ये कहाँ से मिला। लूशो कहता है कि उसने लॉटरी से जीता है। वो हैरान हो जाते हैं कि अब वो सिर्फ फल ही नहीं बल्कि टेस्टी खाना भी जीत सकता है। लूशो उसे खाने के लिए देता है, लेकिन लूशिया कहते हैं कि उसे अब पैनकेक्स और फ्रूट चाहिए। लूशो व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्पिन करता रहता है, लेकिन बार बार सिर्फ लड्डू ही मिलता है। लूशिया उदास हो जाते हैं और लूशो के स्किल को घटिया बोलते हैं, पर लूशो हार नहीं मानता और स्पिन करता रहता है। आखिरकार एक नया आइटम मिलता है और स्क्रीन से एक स्क्रोल बाहर आता है। लूशिया पूछते हैं कि ये क्या है। स्क्रोल से काली रोशनी निकल रही होती है और सीधा लूशिया के अंदर घुस जाता है। स्पेस से एक काले रंग का स्टार नीचे आता है और उसके शरीर में घुस जाता है। जब वो आंखें खोलते हैं तब सामने वही जादुई स्पेस दिखाई देता है। फिर वो होश में आ जाते हैं और लूशो से पूछते हैं कि क्या हुआ। लूशो कहता है कि शायद वो भी अवेकन हो गई है और उसे ध्यान लगाने को बोलता है। वो आंखें बंद करते हैं और दोबारा वो स्पेस में पहुंच जाते हैं। उसका सिस्टम का बड़ा प्लेनेट ब्लैक कलर का ऑरा रिलीज करता है जो उसके शरीर में घुस जाता है। वो आंखें खोलकर खुशी से नाचने लगते हैं कि वो अवेकन हो चुके हैं। लेकिन लूशो थोड़ा परेशान हो जाता है। उसे पता चलता है कि लूशिया का जो पावर्स है वो उसके पावर से बिल्कुल उल्टा है। मतलब देखो
ना लूशिया का स्टार काले रंग का था, जबकि लूशु को सुनहरे रंग का स्टार मिला था और उसका स्पेस भी थोड़ा अलग होता है। ऊपर से वो अपने स्टोर में पड़े उन लड्डुओं से भी परेशान है। भाई इतने सारे लड्डू का मैं करूंगा क्या, काश मैं इन पैसों में बदल पाता। तब उसके दिमाग में आइडिया आता है क्यों ना इन लड्डुओं को बेचकर पैसे कमाया जाए। अगली सुबह वो अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने घर से बाहर निकलता है, पर वहाँ एक बुढ़ा अपने तलवार से प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो उसे ग्रीट करता है और पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लूशु कहता है कि वो अपना स्कूल का फीस भरने के लिए पैसे कमाने जा रहा है। पर चाचा आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हो? बुढ़ा उसे कहता है अब हाथ में डांडिया तो है नहीं, तलवार है वही प्रैक्टिस कर रहा हो। वो लूशु को भी अपना ये नौटंकी सिखाना चाहता है, लेकिन लूशु कहता है नहीं चाचा आप ही सीखो, मेरा तलवार वैसे भी आपसे बड़ा है। बुढ़ा हैरान हो जाता है और लूशु को नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। पर एक पल के लिए उस बुढ़े को लगता है कि लूशु उसका परफेक्ट स्टूडेंट बन सकता था। उसके वाइफ आकर कहते हैं कि जब लड़के को इन सब में इंटरेस्ट है नहीं तो जबरदस्ती करने का फायदा ही क्या। लूशु अपने दुकान पर लड्डू बेचना शुरू करता है। काफी लोग खरीदते हैं और वो पैसों के साथ साथ निगेटिव इमोशंस भी कमाता रहता है। अच्छा खासा कमाने के बाद वो एकदम छाती चौड़ा करके स्कूल जाता है, लेकिन उसका एटीट्यूड सभी स्टूडेंट्स को इरिटेट करता है और पूरे दिन में वो और निगेटिव पॉइंट जमा करता रहता है। स्कूल के बाद घर आकर वो अपने निगेटिव पॉइंट्स यूज करके वही गोल्डन सेलेस्टियल फ्रूट समन करता है। वो दोबारा अपने स्पेस में पहुंचता है, लेकिन इस बार जगह पहले से अलग लगती है। बड़े प्लेनेट के आसपास घूम रहे 7 प्लेनेट चमक रहे होते हैं। उसके हाथ का निशान तेजी से चमकने लगता है। वो अपना हाथ एक प्लेनेट की तरफ इशारा करता है और तभी उस प्लेनेट की सारी रोशनी बड़े प्लेनेट में समा जाती है और लूशु के हाथ में एक जादुई तलवार आ जाती है। लूशु बिना तलवार को टच किए उसे आराम से मूव कर सकता है। वो समझ जाता है कि इस स्पेस में जितने भी छोटे छोटे प्लैनेट्स घूम रहे हैं वो असल में नेब्यूला स्टार्स है और बीच का बड़ा प्लेनेट उसकी आत्मा को दिखाता है। अब ये जो नेब्यूला स्टार है ये बस एक नाम है, ठीक है, इसको लेकर कंफ्यूज मत होना कि ये क्या नया चीज आ गया। वो जो छोटे छोटे प्लैनेट्स दिख रहे हैं उनको ही नेब्यूला स्टार्स बोलता है और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे कहानी में बहुत सुनने को मिलेगा। वो आंखें खोलता है और चेक करता है कि क्या वो असली दुनिया में भी उस तलवार को यूज कर सकता है और बिल्कुल वो तलवार को बिना छुए समन कर लेता है। वो उसे अपने कमरे में घुमाता है और तलवार उसके कुछ किताबों को छेड़ देता है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और समझ जाता है कि ये पावर उसने एक नेबुला स्टार को अनलॉक करके हासिल किया है और अगर वो सारे नेबुला स्टार्स अनलॉक कर ले तो वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। अगले दिन क्लास में जाइफे एक स्टूडेंट को डिवाइन सर्कल के जरिए चेक कर रहा होता है, जबकि बाकी स्टूडेंट्स देख रहे होते हैं। उसके हाथ में रखा पत्थर चमक रहा होता है। लूशु पूछता है कि ये पत्थर क्या है। जियांग बताता है कि एक स्पिरिट स्टोन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है और कुछ दिनों में सब स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए अपना स्पिरिट स्टोन दिया जाएगा। जाइफे सारे स्टूडेंट्स को बोलता है कि प्रैक्टिस करते रहो और हर दिन उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट उसे सबमिट करना होगा। फिर वो टेक्निक के बारे में बताता है, 2 इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जो उनकी ताकत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। लूशु अपने स्पिरिट स्टोन के साथ ये टेक्निक प्रैक्टिस करता है। उसकी बॉडी से एक तेज रोशनी निकलकर उसके स्पेस में घुस जाते हैं, लेकिन अचानक उसकी तलवार गुस्सा हो जाते हैं और उस रोशनी से टकराकर उसे पूरी तरह तबाह कर देती है। लूशु आंखें खोलता है एकदम हैरान। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या और सोचता है कि शायद जाइफे की सिखाई हुई टेक्निक उसके काम नहीं आया। अगले दिन लूशु अपने दुकान पर जाता है, लेकिन देखता है कि वही बुढ़ा फिर से तलवार के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। बुढ़ा फिर से उसे पूछता है क्या वो सीखना चाहता है और इस बार लूशु कहता है कि हाँ वो सीखना तो चाहता है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अरे खोचू पहले ट्रेनिंग तो स्टार्ट करो, प्रॉब्लम बाद में डिस्कस करेंगे। शाम को लूशु ट्रेनिंग के लिए वापस आता है। वो बुढ़ा उसे अलग अलग तरह के डंबल्स देता है, 30 किलो से लेकर 300 किलो तक। वो बताता है कि ट्रेनिंग के दौरान उन्हें पहनना होगा। लूशु बहस करता है कि दाओयान क्लास की टेक्निक्स उसे पहले ही ताकतवर बना रही है। बुढ़ा समझाता है कि शी शुएजिन नाम का जो बंदा है वो दाओयान टेक्निक्स को पूरे दुनिया में फैलाना चाहता है और ट्रेनिंग के मामले में उससे बेहतर कोई नहीं, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। तब लूशु सोचता है कि उनके दाओयान क्लास में जितने भी टेक्निक्स उन्हें सिखाए जाते हैं क्या वो सब शी जोशिन ने बनाए थे। बुढ़ा बताता है कि ट्रेनिंग में एक भी स्टेप स्किप नहीं किया जा सकता। वो बोलता है कि सबसे आसान टेक्निक से स्टार्ट करो और ऐसे ऐसे एकदम मुश्किल तक पहुंचना। लूशु एक वजन उठाकर हवा में उछाल देता है और आराम से पकड़ भी लेता है। वो पूछता है क्या सबसे मुश्किल टेक्निक पहले नहीं सीख सकते? ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। ये सुनकर बुढ़ा इरिटेट हो जाता है, भाई ये 300 किलो का है, तुमने इतने आसानी से उठा कैसे लिया? तब लूशु समझाता है कि असल में वो अवेकन हो चुका है। बुढ़ा समझ जाता है कि फिर तो तुम्हें इन सबसे कुछ अलग सिखाना पड़ेगा। फिर वो बुढ़ा टेबल से एक आम कागज उठाता है। लूशु सोचता है कि वो कागज से क्या करेगा। वो पूरा ध्यान लगाता है और पेपर को अपने माना एनर्जी से कवर कर देता है। फिर हल्के से पेपर को मूव करके पास के एक दीवार को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देखकर लूशु हैरान रह जाता है। बुढ़ा बताता है कि फोकस टेक्निक की असली पावर ये होती है। वो समझाता है कि एक चीज में मास्टरी हासिल करना बेहतर होता है बजाय सब कुछ थोड़ा थोड़ा सीखने के, और तलवार एक ऐसी चीज है जिसे तुम किसी भी टेक्निक को टक्कर दे सकते हो। वो लूशु को एक फटा पुराना तलवार देता है और हवा को काटने को बोलता है। बुढ़ा उसे सब कुछ अच्छे से समझाने लगता है और सोचता है लूशु ताकतवर बनना तो चाहता है, लेकिन उसका बॉडी कंट्रोल अभी परफेक्ट नहीं है। वो याद दिलाता है, देखो मसल मेमोरी नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ टैलेंट और कंट्रोल मैटर करता है। लूशु जैकेट उतार कर और अच्छे से ध्यान लगाता है। अब वो तलवार ज्यादा अच्छे से और स्टाइल के साथ चला पाता है। 1000 बार तलवार चलाने के बाद लूशु फाइनली स्वॉर्ड टेक्निक का पहला स्टेप मास्टर कर लेता है। अगले दिन स्कूल में लूशु के डिस्प्ले स्क्रीन पर अलर्ट आता है कि शी शुएजिन उसके घर पर है। वो तुरंत स्कूल से भागकर घर पहुंचता है। वहाँ वो देखता है कि लूशिया, बुढ़ा और शी शुएजिन खड़े होते हैं। लूशिया पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहा है, तो लूशु कहता है कि वो कुछ भूल गया था, इसीलिए लूशिया उसकी मदद करने के लिए अंदर चली जाती है। शी शुएजिन फिर लूशु से पूछता है कि वो कौन है। लूशु अपना इंट्रोडक्शन देता है तो शी शुएजिन पूछता है कि क्या वो इस बुढ़े का स्टूडेंट है, पर बुढ़ा तुरंत मना कर देता है और कहता है कि वो उसके जैसे लेवल ऑफ स्टूडेंट को ट्रेन नहीं करता, और शी शुएजिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लूशु नोटिस करता है कि शी शुएजिन लेवल B का है। वो बुढ़े से पूछता है कि क्या वो हेवनली नेटवर्क का टॉप मेंबर है। बुढ़ा कहता है कि हाँ मान सकते हो, पर वो कोई मामूली इंसान नहीं है। वो लूशु को तसल्ली देता है कि टेंशन मत लो, किसी को शक नहीं होगा कि तुम्हें मैं सीक्रेटली ट्रेनिंग दे रहा हूँ।
लूशो पूछता है क्या हो गया भाई, तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या? बुढ़ा कहता है कि सब ठीक है और एक कहावत सुनाता है कि दूर के दोस्तों को दूर ही रखना चाहिए। जाते वक्त बुढ़ा लूशो को एक टेस्ट ट्यूब देता है जिसमें सोडियम पोटेशियम मेटल होता है और उसे अपना लेवल चेक करने के लिए कहता है। रात को लूशो पहले देख लेता है कि कोई आसपास तो नहीं है और फिर अपना लेवल चेक करता है। वो उम्मीद करता है कि काश इस बार उसका लेवल बढ़ जाए। जैसे वो अपना खून टेस्ट ट्यूब में डालता है उसका रंग काला होने लगता है। लूशो अच्छे से उसको मिला के देखता है और पता चलता है कि उसका कलर लेवल ए जैसा डार्क हो गया है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, लेकिन अचानक एक टेस्ट ट्यूब का कलर नीला होने लगता है जबकि दूसरे ट्यूब में एक काले रंग का भवंदर बन जाता है। दोनों नोटिस करते हैं कि टेस्ट ट्यूब के रंग असल में उन दोनों के अपने अपने स्पेस जैसा दिख रहे हैं। लूशो सोचने लगता है कि क्या लेवल ए से भी ऊपर कुछ होता है। फिर लूशो अपने कमरे में मेडिटेशन करता है। उसके स्पेस के वो दो नेबुला स्टार्स एक साथ चमक उठते हैं। जब वो आंखें खोलता है तो उसके शरीर के आसपास एक पतली सी नीले ऑरा आ जाते हैं। वो टेबल से एक चाकू उठाता है और खुद को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उससे कोई चोट नहीं लगती। तब उसे समझ आता है कि दूसरे नेबुला स्टार की शक्ति है जो उसे फिजिकली ताकतवर बनाता है और चोट लगने नहीं देता। अब वो सोचता है कि लूशिया की अवेकनिंग कैसे चल रही होगी। दूसरी तरफ लूशिया अपने बेड पर सो रहे होते हैं। वो अपने स्पेस के अंदर जागते हैं जहाँ उसके सारे नेबुला स्टार्स एकदम काले रंग के दिख रहे होते हैं। अचानक एक स्टार एक्टिवेट होता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो उसे किसी ब्लैक होल की तरह अपनी तरफ खींचने लगता है। सुबह लूशो उसे जगाने के लिए उसके कमरे में आ जाता है। वो देखता है कि लूशिया बेड पर खड़ी है और उसकी आंखें पूरी तरह से काले हो चुके हैं। लूशो उसे पुकारता है और कुछ सेकंड्स बाद उसकी आंखें नॉर्मल हो जाते हैं और वो तुरंत लूशो को हक करके बताते हैं कि उसने एक नेबुला स्टार अनलॉक कर लिया है। लूशो उसे बधाई देता है, लेकिन ये भी बताता है कि उसने ऑलरेडी 2 नेबुला स्टार्स अनलॉक कर लिया है। ये सुनकर लूशिया थोड़ा नाराज हो जाती है। लूशो पूछता है कि क्या वो अपना स्टार दिखा सकती है। वो कहती है कि उसे ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिखा सकते, लेकिन अपनी एबिलिटी दिखाने का फैसला करती है। वो अपने हाथ पर एक चींटी समन करती है और समझाती है कि उसकी पावर उसे मरे हुए जीवों की एनर्जी महसूस करने देती है। ये चींटी पिछले दिन मर चुकी थी और वो उसके लिए दुखी थी, लेकिन अब वो उसे वापस समन करके कंट्रोल कर सकती है। लूशो अपनी उंगली उसके हाथ पर रखता है और चींटी उसकी उंगली पर चढ़ जाती है। वो हैरान होता है कि ये चींटी कितना असली लग रहा है। क्यूरियस होकर वो लूशिया से पूछता है कि क्या वो और भी कुछ कर सकती है। दोनों बाहर जाकर अपनी एबिलिटीज के बारे में और जानने का फैसला करते हैं। लूशिया एक छोटी सी चिड़िया समन करती है जो उड़कर लूशो के कंधे पर बैठ जाता है। लूशो पूछता है कि वो इस पंछी को कितनी देर तक कंट्रोल कर सकती है और क्या ऐसा करने से वो कमजोर महसूस करती है। तो लूशिया बताती है कि उससे तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी मर्जी से जितनी देर तक चाहे उसको कंट्रोल कर सकती है और उसकी एनर्जी भी खत्म नहीं होती। ब्लैक होल एनर्जी को कंडेंस करता है, इसीलिए कंट्रोल करना इजी होता है। एक रात लूशिया की आंखें वापस से काले हो जाते हैं, लेकिन जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं और एक्साइटेड होकर वो लूशो के कमरे का दरवाजा नॉक करती है। लूशो बाहर आता है और देखता है कि उसके सामने एक आदमी खड़ा है जिसे लूशिया ने समन किया है। लूशो उस आदमी को पहचान लेता है। ये वही आदमी था जिसे उसने पिछली रात चोरी करते देखा था। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि उस आदमी को चोरी करने से रोकने के लिए लूशो अपने पावर्स एक्टिवेट करता है और नीली ऑरा उसके शरीर को घेर लेता है। वो उस आदमी के अटैक्स को रोकता है और अपने स्पेस से मैजिक तलवार समन करता है और सिर्फ एक ही हमले में वो आदमी घायल होकर गिर जाता है। तलवार फिर लूशो के पास वापस आ जाती है। असल में लूशो ने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो लूशिया की एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था कि वो सच में किसी मरे हुए को समन कर सकती है या नहीं, और लूशिया भी साबित कर देते हैं कि वो सच में उस आदमी को समन कर सकती है। लूशो कहता है कि वो डरा नहीं था, सिर्फ उसकी एबिलिटी देखकर हैरान हो गया था। वो पूछता है कि क्या वो समन किए उस आदमी को कंट्रोल कर सकती है, तो लूशिया कहते हैं कि वो सिर्फ अपने मन में सोचकर ही उसे आराम से कंट्रोल कर सकती है। पर अब लूशो सीरियस होकर उसे चेतावनी देता है कि अपनी पावर्स कभी किसी को मत दिखाना। लूशिया मान जाते हैं। वो बताते हैं कि उसने उस आदमी की यादें भी देख ली है और पता चल गया है कि चोरी का पैसा कहाँ छुपाया गया है। उसके मेमोरी में हम देखते हैं कि वो आदमी और उसके 2 साथी जो अवेकन थे पहाड़ के चोटी पर पैसे जमीन में गा रहे थे। अगले दिन स्कूल में स्टूडेंट्स मैदान में जमा होता है क्योंकि एक नया प्रिंसिपल ज्वाइन करने वाला होता है जिसका नाम है ली शियाओ। ली शियाओ सिर्फ इतना कहता है कि सब मेहनत से पढ़ाई करे और तुरंत सब कुछ जाने बोलता है। सब स्टूडेंट्स ये देखकर हैरान हो जाते हैं। दाओयान क्लास में ली शियाओ और जाइफे एक वीडियो दिखाते हैं। वीडियो में हाल ही में जो हादसे हुए थे उनके 3 मुजरिम दिखाए जाते हैं। 2 ई लेवल के थे और एक डी लेवल का। असल में वो डी लेवल वाला आदमी वही था जिसे लूशो लड़ चुका था। फिर ली शियाओ सबसे पूछता है कि क्या वो ऐसे क्रिमिनल से लड़ सकते हैं। जाइफे सिग्नल देता है और ली शियाओ सबको उसकी असली पहचान बताता है कि वो असल में हेवनली नेटवर्क का ऑफिसर है और उसका लेवल बी है। वो बताता है कि उस रात एक अनजान लेवल सी वाला आदमी भी देखा गया था जिसने एक जादुई तलवार का इस्तेमाल करके उस डी लेवल वाले मुजरिम को आसानी से हरा दिया था। इसीलिए ली शियाओ सबको ऑर्डर देता है कि अगर कोई भी उस लेवल से आदमी को देखे तो तुरंत रिपोर्ट करे। फिर वो सबको एक गुड न्यूज बताता है, अब से स्टूडेंट्स को कल्टीवेशन के लिए हर महीने स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। क्लास के बाद लूशो जियान से पूछता है कि क्या स्पिरिट स्टोन्स ब्लैक मार्केट में बेचा जा सकता है। जियान हैरान होता है और पूछता है कि जब कल्टीवेशन के लिए स्पिरिट स्टोन जरूरी है तो उन्हें बेचना क्यों है। लूशो कहता है, नहीं मैं तो बस ऐसे पूछ रहा था, और देखो दोस्त तुम्हें तो पता ही है कि मेरे पास घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, तो अगर 1-2 स्टोन्स में बेच पाता तो थोड़ा अच्छा होता, क्योंकि क्या है ना, अगर ये सब पैसों की टेंशन होती रहेगी तो मैं अच्छे से ट्रेनिंग पर फोकस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बस पूछ रहा था मैं तुमसे। जियांग बताता है कि एक स्पिरिट स्टोन लगभग $1 लाख में बिक सकता है। ये सुनकर लूशो एक्साइटेड हो जाता है। वो तुरंत पूछता है कि क्या जियांग ये खरीदना चाहेगा। हट, मुझे ये सब नहीं चाहिए, पर 1 मिनट रुको, मैं अपने बाकी दोस्तों से पूछता हूँ। लूशो कहता है कि अगर पूछ रहे हो तो उन्हें एक मैजिक स्टोन की कीमत $1,20,000 बताना और साथ में अपना अकाउंट नंबर भी भेज देता है। जियांग स्पिरिट स्टोन्स ले लेता है और वादा करता है कि उनको बेचने के बाद लूशो को पैसे ट्रांसफर कर देगा। बाद में लूशो घर लौट कर दोबारा मेडिटेशन स्टार्ट करता है। इस बार वो तीसरा नेबुला स्टार भी अनलॉक कर लेता है। लूशो सोचता है कि अब वो जल्दी ही लेवल सी तक पहुंच जाएगा। जब वो वॉक के लिए बाहर निकलता है उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। फिर पता चलता है कि वो उसके टीचर का होता है जो उसे तुरंत स्कूल बुलाता है। एक गाड़ी सब स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को एक खास मिशन के लिए ली जाती है। लूशो पूछता है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं। जियांग बताता है कि एक डंजन खुला है और उनका काम देश की रक्षा करना है। लूशो पूछता है कि क्या वो डंजन के अंदर जाएंगे। जियांग कहता है नहीं, क्योंकि वो सिर्फ लेवल ई है और ऑर्गेनाइजेशन को डर है कि वो लोग अभी भी खुद को बचाने के काबिल नहीं है, खासकर लूशो जैसे स्टूडेंट जो अभी भी लेवल एफ है। लूशो पूछता है कि ये डंजन आखिर होती क्या है। जियांग समझाता है कि ये डंजन शायद कुछ ऐसी जगह है जहाँ पहले एलियंस रहते थे और जब से इंसान अवेकन होने लगे हैं ये एलियंस फिर दोबारा दिखाई देने लगे हैं। जहाँ भी ये डंजन खुलता है वहाँ शक्तिशाली मास्टर्स इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि उन डंजन के अंदर मिलता है कीमती जड़ी बूटियां, जादुई औजार और सबसे खास चीज फॉर्मेशन आई। अगर किसी को भी फॉर्मेशन आई मिल जाए तो पूरा डंजन गायब हो जाता है। लूशो कहता है कि ये सब तो कोई कहानी जैसा लग रहा है। फिर जियांग धीरे से बताता है कि ये डंजन अभी तक इस देश का पहला डंजन है जो खुला है। वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जायफे सबको बताता है कि इस मिशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए और स्टूडेंट्स को बस यहाँ ट्रेनिंग के लिए लाया गया है। अगर किसी ने भी इस मिशन के बारे में जानकारी फैलाए उसे सिर्फ स्कूल से नहीं बल्कि इस पूरे धरती से निकाल दिया जाएगा। स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं लेकिन सब उनकी बात मान लेते हैं। कैंप लगाने के बाद सब कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन लूशो क्लास लीडर को परेशान करके नेगेटिव पॉइंट जमा करता रहता है। लूशो और जियांग फिर वॉक करते हुए आगे एक पहाड़ को देखते हैं जो एकदम घने कोहरे से थका हुआ होता है। लूशो पूछता है कि ये कोहरा आखिर है क्या। जियांग बताता है कि डंजन के अंदर जाने वाला पोर्टल है। अचानक अलार्म बजने लगता है क्योंकि वो कोहरा लगातार उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। लीशा और जायफे चिल्लाते हैं कि सब लोग पीछे हट जाए और इस जगह को खाली कर दे, लेकिन कोहरा बहुत तेजी से बढ़ता है और ज्यादातर लोग उसमें खो जाते हैं। लूशो और जियांग भी कोहरे में फंस जाते हैं और अंदर खींच ले जाते हैं। लूशो जोर से गिरता है और एक अजीब से जगह पर लैंड करता है। वो आसपास देख ही रहा होता है कि अचानक एक कुल्हाड़ी उसकी तरफ उड़ती हुई आती है, जिसे वो मुश्किल से डॉज करता है। वो देखता है कि एक स्केलेटन ज़ॉम्बी हाथ में एक्स यानी कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ आ रहा है। ज़ॉम्बी हमला करता है लेकिन लूशो सब हमलों से बच निकलता है। फिर वो एक्स ज़ॉम्बी के हाथ से छीन लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। स्केलेटन टूट जाता है लेकिन फिर भी रेंगते रेंगते उसकी तरफ बढ़ता रहता है। लूशो कुल्हाड़ी से उसका सर अलग कर देता है और फाइनली ज़ॉम्बी खत्म हो जाते हैं। वो सुकून महसूस करता है कि उसे ज़ॉम्बीज़ को हराने का तरीका मिल गया है। तभी 2 और ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आते हैं पर लूशो आसानी से उन्हें भी खत्म कर देता है। इसी वक्त कुछ स्टूडेंट्स भागते हुए उसकी तरफ आते हैं और चिल्लाते हैं कि भागो। जैसे वो मुड़कर देखता है बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसका पीछा कर रहे होता है। तभी एक ज़ॉम्बी एक स्टूडेंट पर जंप करता है और उसे मार देता है। लूशो तुरंत उस ज़ॉम्बी का सर काट देता है और बाकी ज़ॉम्बीज़ को भी एक एक करके खत्म करने लगता है, लेकिन एक ज़ॉम्बी पीछे से अटैक करता है। लूशो मुश्किल से उस हमले को ब्लॉक करता है और दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स मदद तो करना चाहते हैं लेकिन डर के मारे वो बस चुपचाप वेट करते रहते हैं। आखिरकार लूशो उस ज़ॉम्बी का भी सर काट देता है। वो उन स्टूडेंट्स के पास जाकर पूछते हैं तो बताओ अब क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि यही रुकना सुरक्षित होगा क्योंकि ज़ॉम्बीज़ तो चले गए हैं और डंजन शायद जल्दी ही गायब हो जाए। लूशो कहता है कि वो सब तो ठीक है पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए चला जाऊँ तो तुम लोग क्या रह लोगे अकेले। पर एक लड़की उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रुककर उनकी मदद करे। लूशो ने अच्छे से समझाता है कि अगर ज़ॉम्बीज़ दिखे तो भागना, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ ज्यादा देर तक पीछा नहीं करते और अगर पास आए तो कुल्हाड़ी से उनके सर पर हमला करना। एक स्टूडेंट फिर भी कहता है कि उसे रुकना चाहिए, लेकिन लूशो फैसला करता है कि वो अकेले ही जाएगा। वो एक्स उनके पास छोड़ देता है और चल पड़ता है, कहकर कि मरना मत चिमकांडियो। लड़के अपने दोस्तों से कहते हैं कि अगर उन लोगों ने मदद की होती तो लूशो उन्हें छोड़कर नहीं जाता। यहाँ दूसरी तरफ लूशो अकेले घूमते हुए लूशिया के बारे में सोच रहा होता है। तभी उसे पैरों की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत सावधान हो जाता है। अचानक एक ज़ॉम्बी राइडर निकलता है जो भाले से उसे ऑलमोस्ट मार ही देता है। लूशो भाला पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। ज़ॉम्बी गुस्सा हो जाता है और लूशो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलता है। रुको रुको, मतलब ज़ॉम्बी में भी इमोशंस है। लूशो तुरंत इस बात का फायदा उठाकर भाले को खींच लेता है और ज़ॉम्बी गिर जाता है। तब और भी ज़ॉम्बी राइडर्स आ जाता है। लूशो धुमधमा के भागता है और एक पहाड़ पर चढ़कर बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी राइडर्स अभी उसका पीछा करे होता है। उनका कैप्टन अपने साथियों को आदेश देता है कि लूशो पर हमला करो, लेकिन लूशो सब अटैक्स डॉज करता है और ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। कैप्टन ज़ॉम्बीज़ को रुकने का ऑर्डर देता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है और लूशो को और भी नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लूशो छुपकर अपनी डिस्प्ले स्क्रीन देखता है जहाँ उसे लगातार पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। यहाँ लीडर पीछे हटने का फैसला करता है और वो उदास ज़ॉम्बी जिसका हथियार लूशो ने छीन लिया था बाकी ज़ॉम्बीज़ के साथ वापस चला जाता है। लूशो नीचे उतरता है और लड़ाई के मैदान से कुछ हथियार जमा करता है, एक तलवार, एक कुल्हाड़ी और एक भाला जो माना एनर्जी से भरा हुआ था। वो भाले को तलवार की तरह चला के देखता है पर तभी ज़ॉम्बीज़ वापस आकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन लूशो भाले का इस्तेमाल करके उन्हें आसानी से खत्म कर देता है। वो उनके हथियार भी जमा करता है और चलने लगता है। एक पहाड़ के किनारे पहुंचकर लूशो मेडिटेशन करता है और अपने सारे नेगेटिव पॉइंट्स यूज करके वो लेवल अप करता है। वो ढेर सारा सेलेस्टियल फ्रूट खाने लगता है और तुरंत ही उसके स्पेस में 3 नए नेबुला स्टार्स अनलॉक हो जाते हैं, जिससे उसे भयंकर शक्तियां मिल जाती हैं। दूसरी तरफ हेवनली नेटवर्क के ऑफिसर्स डाओयान क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो बात कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट्स कितने आसानी से डर जाता है और इसे छोटे मोटे ज़ॉम्बीज़ से लड़ने के भी लायक नहीं है। इसलिए वो फैसला करते हैं कि सबसे पहले ज़ॉम्बीज़ के उस लीडर को मारना जरूरी है ताकि बाकी स्टूडेंट्स सेफ रहे। उन्हें लगता है कि अगर सब स्टूडेंट्स लूशो जैसे होते तो लड़ना थोड़ा इजी होता, और तब उन्हें समझ आता है कि लूशो उतना भी कमजोर नहीं है जितना वो दिखता है। अचानक पैरों की आवाज सुनाई देती है और सब लोग चुप जाते हैं। ज़ॉम्बीज़ का झुंड उनके पास से गुजर जाता है और वो चैन की सांस लेते हैं, लेकिन तभी एक भाला उड़कर आता है और एक ज़ॉम्बी राइडर को खत्म कर देता है। वो लोग हैरान हो जाते हैं जब देखते हैं कि लूशो पहाड़ के ऊपर से जंप करके एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज़ को खत्म कर रहा है। लीडर अपने आदमियों को मदद करने का ऑर्डर देता है, लेकिन लूशो अकेले ही सब हैंडल कर लेता है। भाले की एनर्जी खत्म होने पर वो अपना तलवार निकालता है और बाकी बचे ज़ॉम्बीज़ को भी खत्म कर देता है। फिर लूशो लीडर की तरफ मुड़ता है जो बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसके पास आता है। सब लोग पूछने लगते हैं भाई तुम ठीक तो हो ना, पर जैसे ही लीडर बात करने आता है लूशो सीधा हाथ आगे बढ़ाकर सारे हथियार अपने पास रख लेता है, जिससे लीडर इरिटेट हो जाता है और लूशो को और नेगेटिव पॉइंट्स मिलता है। लूशो
लूशो सब हथियार इकट्ठा करना शुरू करता है। लीडर पूछता है, क्या तुम लूशो हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? लीडर बताता है कि जिन स्टूडेंट्स को उसने पहले बचाया था उन्होंने उसके बारे में बताया। लूशो तुरंत लड़ने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन लीडर कहता है, अरे रुको रुको, टेंशन मत लो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आया। लूशो सिर्फ तलवार देने का फैसला करता है, लेकिन लीडर कहता है कि उन्हें हथियार नहीं चाहिए। अरे यार, इस कोच को लगता है कि वो लोग उसके हथियार लेने आए हैं। लूशो फिर पूछता है कि उन्होंने उन ज़ॉम्बीज़ को खत्म क्यों नहीं किया और अब तक कहाँ छुपे थे, पर लीडर जवाब नहीं दे पाता। तब लूशो के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है और वो जोर जोर से चिल्लाता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी का तलवार, भाला, आर्मर सिर्फ 999 रुपए पर। पहले आओगे तो पहले लेके जाओगे। लेकिन दिक्कत ये होती है कि किसी के पास कैश नहीं होता। एक स्टूडेंट तलवार मांगता है, लूशो उसके पास एक कीमती पेंडेंट देखता है और उसके बदले में देने के लिए राजी हो जाता है, पर स्टूडेंट गुस्से में मना कर देता है और लूशो को नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाता है। एक ऑफिसर आता है और 1200 रुपए का एक घड़ी ऑफर करता है उस तलवार के बदले। लूशो तुरंत डील एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद फिर सभी ऑफिसर्स अपने सोने, गहने और कीमती चीजें देकर हथियार खरीदने लगता है। थोड़ी देर में लूशो के पास पैसों का एक पहाड़ जमा हो जाता है। उसके बाद सभी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं और लूशो अपने धंधे से काफी खुश होता है। रात को सब आराम करने का फैसला करता है, पर तभी अचानक तेज हवा चलती है और एक खतरा उनकी तरफ आने लगता है। लीडर सबको सावधान रहने को बोलता है। हवा में भूत जैसा कुछ उनके आसपास घूमने लगता है। लूशो महसूस करता है कि भूतों की एनर्जी लूशिया की एनर्जी जैसी लग रही है। उसका वो जादुई तलवार रिएक्ट करने लगती है और वो मुश्किल से उस पहाड़ को कंट्रोल कर पाता है। उसकी आंखें चमकने लगती है और भूत उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से डर कर भाग जाते हैं। सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि भूत अचानक चले क्यों गए। लूशो को पता है कि इसकी वजह वो खुद है, इसीलिए वो बस चुपचाप मुस्कुराता है। आखिरकार ग्रुप डंजन के कोर तक पहुंच जाता है। गुफा के अंदर लूशो बचे हुए हथियार भी स्टूडेंट्स और ऑफिसर्स को बेचना शुरू कर देता है। एक दूसरे क्लास का स्टूडेंट उन ज़ॉम्बीज़ को हराने वाले बंदे से मिलना चाहता है, लेकिन निराश हो जाता है जब पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि लूशो है। तभी क्लासमेट उस भीड़ में से आता है और लूशो को बताता है कि हेवनली नेटवर्क का मास्टर उसे मिलना चाहता है। लूशो अपने गहने वगैरह पहन कर उस ऑफिसर के पास जाता है जो जाइफे को इरिटेट कर देता है। जाइफे उसका इंट्रोडक्शन कराता है जोंग यूटेंग से, एक सी क्लास ऑफिसर जो इस डंजन वाले मिशन का इंचार्ज है। जोंग यूटेंग लूशो और एक दूसरे स्टूडेंट काओ शिंगशी की तारीफ करता है और बोलता है कि उन दोनों की मदद चाहिए होगी यहाँ से निकलने के लिए। वो लूशो को पहले अपना धंधा बंद करने को कहता है। लूशो मान जाता है और ऑफिसर्स के साथ वो लोग गुफा के अंदर एक बड़े गड्ढे तक पहुँचते हैं। जोंग अपने मानव स्वord का इस्तेमाल करके पता लगाता है कि ये गड्ढा लगभग 100 मीटर गहरा है और नीचे एक और गुफा भी है। वो वार्न करता है कि ये डंजन बाकी आम डंजन से काफी ज्यादा खतरनाक और यूनिक है। जोंग एक ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि वो अपने अर्थ मैजिक से सीढ़ियां बनाए। दीवार पर चमकीले अक्षरों में कुछ लिखा हुआ होता है और सब नीचे उतरते हैं। नीचे पहुंचकर लूशो हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पहले से रोशनी होती है। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और लूशो की छाती ग्लो करने लगती है क्योंकि उसकी तलवार रिएक्ट कर रही होती है। लीशा सबको आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। गुफा के नीचे पहुंचते ही वो लोग अचानक टेलीपोर्ट होकर एक पुरानी महल के सामने आ जाते हैं। महल के दरवाजे से पूरी ज़ॉम्बी सेना बाहर निकलती है और उनका लीडर जो कि एक ज़ॉम्बी राइडर होता है अपने जादुई भाले के साथ वहाँ आता है। वो बताता है कि कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। लीशा कहता है, हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन हमें ये तो बताओ कि महल के अंदर आखिर है क्या। और इसी के साथ एक थमासा न्यूज शुरू हो जाती है। लीशा बाकी ऑफिसर से कहता है, अच्छा सुनो, मुझे लगता है कि ज़ॉम्बी लीडर का जो भाला है वो फॉर्मेशन आया है और अगर किसी तरह वो हमारे हाथ लग गया तो ये डंजन गायब हो जाएगा, इसलिए तुम लोग उसका ध्यान भटकाए रखना और मैं चुपचाप वो भाला चुरा लूंगा। लीशा अपने भयंकर स्पीड के साथ हमला करता है, लेकिन ज़ॉम्बी लीडर अपने भाले से डिफेंड करता है। लीशा ज़ॉम्बी लीडर पर भारी पड़ने लगता है और जब धुआं हटता है तो ज़ॉम्बी लीडर हमले से बच निकलता है, लेकिन उसका घोड़ा मर गया होता है जिससे वो और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। लीशा उसे बार बार फड़काने लगता है। इसी बीच ऑफिसर्स ज़ॉम्बी सेना पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, पर लूशो को इस लड़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो मदद करने के बजाय खजाना ढूंढने निकल पड़ता है और चुपचाप महल के अंदर घुस जाता है। वहाँ उसकी तलवार फिर से चमकने लगती है जिससे वो पूरी तरह सावधान हो जाता है। एक कमरे में घुसते ही उसे अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर लूशिया का मैसेज मिलता है। वो उसे डांटने लगते हैं कि वो इतना लेट क्यों हो गया और उसकी चिंता करती है, जिससे लूशो को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। वो सोचता है क्या लूशिया उसको लेके इतनी परेशान है कि उसे नींद भी नहीं आ रही। लूशो इसी सोच में डूबा हुआ होता है कि तभी एक भूत जो काफी देर से उसका पीछा कर रहा था अचानक उस पर हमला करने की कोशिश करता है। लूशो तुरंत डॉज करता है और उसकी तलवार बाहर निकलकर उस भूत का काम तमाम कर देती है। महल के और अंदर जाने पर लूशो को अपना वो जंगली दोस्त मिलता है जो उसके कंधे पर बैठ जाता है और दोनों घर की तरफ बढ़ते हैं। अंदर लूशो देखता है कि वहाँ समुराई वॉरियर्स की स्टैचू लगी हुई है। उनके हथियारों को देखकर वो सोचता है कि उन्हें बेचकर पैसा कमा सकता है, पर जैसे ही वो एक स्टैचू के पास जाता है उसे अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। जब वह मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि स्टैचू जिंदा होने लगते हैं और उनकी आंखें चमक उठती है। सबसे पास वाली स्टैचू अजीब तरीके से चलने लगती है और बाकी स्टैचूज भी उसके आसपास जमा होने लगते हैं हमला करने के लिए। लूशो अपना भाला तैयार करता है और उसके तलवार भी लड़ाई के लिए बाहर निकलती है, लेकिन जैसे स्टैचूज उसके तलवार को देखता है वो वापस अपनी जगह में चले जाते हैं। ये देखकर लूशो अपना भाला हटा देता है और तलवार के साथ ही आगे बढ़ता है। वो स्टैचू से उसका भाला मांगता है, लेकिन स्टैचू मना कर देती है, जिससे लूशो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। वो तलवार से उसको धमकाता है और स्टैचू मजबूरन भाला छोड़ देती है। अब छिमकान ने कम से कम स्टैचू को तो छोड़ दे, क्या तो बंदा है भाई ये। लूशो भाला ले लेता है, फिर वो ये चीज बाकी स्टैचूज के साथ भी करता है जब तक कमरे के सारे हथियार जमा नहीं कर लेता। थोड़ी देर बाद उसे एक स्क्रोल मिलता है जिसमें यहाँ से बाहर निकलने की इन्फॉर्मेशन होती है। वहाँ दूसरी तरफ ज़ॉम्बी लीडर जो भी लीशा से लड़ाई कर रहा था अचानक फाइट रोककर महल के अंदर दौड़ पड़ता है, अपना भाला वहीं छोड़कर। लीशा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि भाला फॉर्मेशन आया नहीं होता और इसका मतलब डंजन भी गायब नहीं होगा। ज़ॉम्बी लीडर हॉल में घुसते ही गुस्से में पूछता है, अरे इन मूर्तियों के हथियार कहाँ गए, इन्हें किसने लूटा। जैसे वो लूशो को देखता है उसकी तरफ दौड़ पड़ता है ताकि उसे वो स्क्रोल पकड़ने से रोक सके। तभी लूशो स्क्रोल को उठाता है और उसी समय सील लूशो के हाथ में आ जाती है। एक पल के लिए समय
रुक जाता है जब सील लूशो के छाती में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उनके आसपास की सब चीजें भी एब्जॉर्ब होने लगती है। ज़ॉम्बी सेना लगभग ऑफिसर्स को हरा ही देते हैं, लेकिन तभी समय रुक जाता है और सब लोग धूल में बदल जाते हैं। महल, डंजन और अंदर की हर चीज टूटकर सील के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। फाइनली सील लूशो के पास होते हैं और वो भाला भी अपने पास रख लेता है ताकि वो डंजन के साथ साथ धूल बनकर गायब न हो जाए। वापस असली दुनिया में वो जो कोहरा छा गया था वो भी धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और डंजन के अंदर मौजूद सब लोग दोबारा बाहर आ जाते हैं। सब लोग सुकून महसूस करते हैं और खुश होते हैं कि वो लोग जिंदा बच गए। ऑफिसर्स कैंप लगाते हैं ताकि घायल लोगों की ट्रीटमेंट कर सके और यहाँ क्या कुछ हुआ उन सब की जानकारी निकाल सके। जायफे ये सब नोट कर रहा होता है पर तभी जियांग दौड़ते हुए उसके पास आता है, एकदम परेशान क्योंकि लूशो कहीं नहीं मिल रहा होता। जायफे कहता है, नहीं मेरा लूशो नहीं मर सकता, पर मर गया तो क्या ही कर सकता है, जाओ उसका बॉडी ढूंढो जाओ। पर तभी लूशो अंदर आ जाता है, सोना, गहना, भाला, पता नहीं क्या क्या साथ लेकर आया था और ये देखकर सब हैरान रह जाता है। जियांग तुरंत खुश हो जाता है कि वो सुरक्षित है। लूशो बताता है कि उसे कहा गया था सब हथियार वापस करने के लिए, इसलिए वो उसे लौटा देता है। पर वो भाला इतना भारी होता है कि टेबल ही टूट जाता है। रेल स्टेशन के बाद लूशो वर्क पर निकलता है लूशिया को ढूंढने के लिए, जिसके नेगेटिव इमोशंस ने उसे बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिए होते हैं। उसे जमीन पर लूशिया के पसंदीदा चिप्स का पैकेट मिलता है। जब वो ऊपर देखता है तो पता चलता है कि लूशिया एक पेड़ के टहनी पर बैठे है। वो उसे हक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो सीधा जम करके उसके मुंह पे आ गिरती है। लूशिया उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसे घर पर ही वेट करना चाहिए था, लेकिन लूशिया सबसे पहले उसकी हालत देखते हैं। जब उसे लगता है कि सब कुछ ठीक है तो वो अपना चिप्स का पैकेट उठाते हैं। असल में लूशिया उसके लिए परेशान थे और खुश होते हैं कि वो ठीक है और घायल नहीं हुआ है। फिर वो उसे घर ले जाते हैं। वहाँ लूशो फ्रेश होता है, खिड़कियां बंद करता है और लूशिया उसे उस लेवल डी क्रिमिनल को समन करने को कहता है, तो वो अपने पावर से उसे समन करते हैं। लूशो 2 पर्ल्स क्रिएट करता है, एक डार्क और एक लाइट। लूशिया पूछती है, ये क्या है भैया? तो लूशो समझाता है कि ये पर्ल्स समन किए हुए जीवों को ताकतवर बनाते हैं। हमें पता चलता है कि डार्क पर्ल या मोती जो भी कहो वो उसके तलवार ने बनाया था, डंजन में जो भूत थे उनकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करके, जबकि वो दूसरा मोती एक अनोखे भूत से मिला था। लूशो डार्क पर्ल को उस लेवल डी क्रिमिनल के शरीर पर टेस्ट करने का फैसला करता है। जैसे वो पर्ल उसके अंदर जाता है, आदमी जोर से चिल्लाता है और उसकी शक्तियां भयंकर तरीके से बढ़ जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगता है। लूशो हैरान हो जाता है कि पर्ल ने कितनी जल्दी उसकी पावर बढ़ा दी, पर लूशिया खुश नहीं होती और कहती है कि लूशो ने उसे खराब कर दिया। अरे वो क्रिमिनल था, तुमने तो उसे कॉमेडियन बना दिया। हंसता ही रहता है। वो उसे वापस बुला लेते हैं और आदमी गायब हो जाता है। उसे खुश करने के लिए लूशो उसे एक और तोहफा देता है, 2 फल जो उसे डंजन में मिला था। ये देखकर लूशो एक्साइटेड हो जाते हैं और वो तुरंत उन फ्रूट्स को खा लेते हैं। तभी वो जानवर जो लूशो का पीछा कर रहा था उसके सामने आ जाता है और चिल्लाने लगता है। लूशिया को वो बहुत क्यूट लगता है, और तो क्यूट। फिर लूशो से पूछते हैं कि अब ये कहाँ से मिला। लूशो बताता है कि उसका नया दोस्त है जो उसे डंजन में मिला था। लूशो उस छोटे जानवर का नाम रखने का फैसला करते हैं। कई सारे नाम ट्राई करने के बाद वो फाइनली उसका नाम लिटिल फियर्स शू रख देते हैं। दोस्तों ये तो किसी राक्षस का नाम लगता है, चलो हम उसका नाम फरी रखते हैं। वो उसे चिप्स खिलाते हैं और फरी भी स्नैक्स एंजॉय करने लगता है। वो उसे चिप्स के पैकेट के पास बिठा देते हैं और वादा करते हैं कि अगर वो अच्छा बिहेव करेगा तो उसे और चिप्स मिलेंगे। फरी भी सोचता है, आप बस चिप्स रेडी रखो मालिक, मैं झाड़ू पोछा सब करेगा। लूशो हैरान होता है कि सिर्फ चिप्स की वजह से फरी कितनी आसानी से लूशिया की बात मान रहा है। थोड़ी देर बाद अपने कमरे में लूशो डंजन से मिली सील को देखने लगता है और उसके अद्भुत शक्तियों को समझने की कोशिश करता है। जब वो ध्यान लगाता है तो वो आसमान में उड़ता हुआ आसपास के जगहों को देख पाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ये सील कंट्रोल कर रही है। उसे समझ आता है कि एक डिवाइन ऑब्जेक्ट है जो पूरे धरती को ऑब्जर्व कर सकता है एंड ऑरा को भी कंट्रोल कर सकता है, और शायद इसी वजह से वो ज़ॉम्बी लीडर इसको लेके इतना पागल था। तभी वो नोटिस करता है कि पहले सील के अंदर एक दूसरी सील भी है जो डार्कनेस के साथ खुल मिल रही है। क्यूरियस होकर वो फिर से उसके अंदर झाँकने की कोशिश करता है और खुद को एक बहुत ही बड़े स्पेस में पाता है। वहाँ उसे कुछ हथियार और एक बड़ा सा दरवाजा मिलता है जो डंजन वाले उस महल की याद दिलाते हैं। लूशो दरवाजे को धक्का देता है और मुश्किल से थोड़ा सा ही खुल पाता है। अंदर झाँककर वो महल को देखता है और समझ जाता है कि अभी वो काफी कमजोर है और एक दिन जब वो अपनी सारी शक्तियां अनलॉक कर लेगा तब इस दरवाजे को आसानी से खोल सकेगा, और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। बाद में लूशो एक पेपर पढ़ता है जिसमें लूशिया के एप्लीकेशन होते हैं और वो उसके फ्यूचर को लेकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन उस एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है वो हमें पता नहीं चलता। अपना मूड ठीक करने के लिए लूशो अपने डिस्प्ले स्क्रीन पर लॉटरी खेलने का फैसला करता है, लेकिन हर बार उसे बस लड्डू ही मिलता रहता है जो उसे दुखी कर देता है। वो बार बार कोशिश करता रहता है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ ऐसा घटिया खाना मिलता है जिसकी उसे कोई जरूरत नहीं होती। कई कोशिशों के बाद वो निराश होकर बिस्तर पर ले जाता है। फिर अपने पैर से बटन दबाते हुए वो एक और ट्राई करता है, लेकिन इस बार उसकी लक बदल जाती है। उसे एक पर्ल मिलता है जो सी फ्रूट जैसा दिखता है। वो उसे खा लेता है और कुछ पल के लिए समय रुक जाता है। स्पेस से एक सफेद तारा गिरकर धरती पर आता है और सीधा उसके शरीर में घुस जाती है। वो खुद को एक अलग ही स्पेस में पाता है जो बादल और कोहरे से थका हुआ होता है और वो इतना ज्यादा सुकून महसूस करता है, लेकिन जब ये ज्यादा देर तक नहीं रहता तो वो उदास हो जाता है। बाद में लूशो बाहर निकलता है जहाँ बुढ़ा बैठा होता है। दोनों हाय हेलो करते हैं। अरे चाचा आप जिंदा हो? यार काफी दिनों से मुलाकात नहीं की ना, इसलिए मुझे लगा टपक गए। पर हाँ, लूशो ये तो मानता है कि बुढ़े की ट्रेनिंग की वजह से वो उस डंजन में जिंदा रह पाया था, वरना वो मुश्किल में पड़ जाता। और अब क्योंकि वो बुढ़ा भी हेवनली नेटवर्क ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए लूशो उससे थोड़ी जानकारी पूछता है। बुढ़ा बताता है कि हेवनली नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंसानों को खतरों से बचाने और धरती पर शांति बनाए रखने के लिए काम करती है। ये सुनकर लूशो को हंसी आ जाती है, जिससे बुढ़ा इरिटेट हो जाता है और लूशो को कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लूशो कहता है कि वो मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन उसका मानना है कि असली शांति हर इंसान के लिए अलग होती है। उसके लिए तो लूशिया के साथ बस आराम से रहना ही काफी है। बुढ़ा लूशो की तलवार ले लेता है और समझाता है कि अगर सब लोग ऐसे सोचेंगे तो ये दुनिया बर्बादी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि तब हर कोई बस खुद को खुश करने में लगा रहेगा। और इसी सोच की वजह से लोग अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है ताकत
ताकतवर और कमजोरों के बीच बैलेंस बनाना। बुढ़ा फिर बताता है कि जल्दी ही उसकी ट्रेनिंग शुरू होगी और वो लूशो को सलाह देता है कि वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल करना सीखे, क्योंकि वही उनकी ट्रेनिंग का मेन हिस्सा है। फिर वो एक झलक दिखाता है, तलवार से अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को आसमान की तरफ रिलीज करता है, जिससे कुछ पल के लिए बारिश होने लगती है। बुढ़ा बताता है कि ये सब सी एंड स्नो माउंटेन की पावर की वजह से मुमकिन है। लूशो समझ आता है कि ये तो वही पावर है जो सी फ्रूट खाने से भी मिलती है और उसने तो दो खा लिए थे। लूशो पूछता है कि उसे ट्रेनिंग कब मिलेगी कि वो इस पावर को अच्छे से यूज कर सके। बुढ़ा कहता है कि इन सब के लिए बहुत टाइम है, ये करने के लिए सालों की प्रैक्टिस लगती है और उससे पहले अपने शरीर को तैयार करना होगा। पर लूशो को रहा नहीं जाता। वो एक बादल को इमेजिन करता है और अपनी तलवार पर फोकस करता है, जिससे एक छोटा सा बवंडर बन जाता है। वो अटैक करता है और एक गिरते हुए पत्ते को दो हिस्सों में काट देता है। भाई साहब, चाचा देखो मैंने कर लिया। लेकिन बुढ़ा अंदर चला जाता है। भाई, मेरी सालों की मेहनत इस लड़के ने 1 मिनट में कर दिखाया। अगली सुबह लूशो देखता है कि लूशिया अभी भी उठी है। वो पूछते हैं कि वो बाहर किससे बात कर रहा था। अरे कोई नहीं, बस मेरा दोस्त था। लूशो से बैठने को कहता है और गुड न्यूज बताता है कि वो अब से स्कूल जाना स्टार्ट कर सकती है। लूशिया चिल्ला उठती है, काहे का गुड न्यूज है? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया, नहीं जाना मुझे स्कूल। लूशो उसे समझाता है कि ऑर्फनेज छोड़ने के बाद से वो उसके साथ रह रही है। भले ही स्टार्टिंग में हालात थोड़े खराब थे, लेकिन अब उनके पास जरूरी चीजें खरीदने के पैसे हैं, इसलिए वो पूरा दिन घर पे नहीं रह सकते। उसे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना होगा ताकि एक नॉर्मल जिंदगी जी सके। पर हाँ, अगर तुम्हें फिर भी स्कूल नहीं जाना तो बता देना, फिर मैं नूडल्स, पैनकेक्स और चिप्स वगैरह में पैसे खर्च नहीं करूंगा। लूशिया आखिर मान जाते हैं क्योंकि वो अपने फेवरेट चिप्स खोना नहीं चाहते और लूशो खुश होता है कि उसका स्ट्रेटेजी काम कर गई। फिर लूशो लूशिया को उसके नए स्कूल ले जाता है, जहाँ वो फिर से कंप्लेन करने लगती है कि जो स्कूल बैग उसने दिया है वो बच्चों जैसा लग रहा है। लूशो कहता है, यार सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब करो, और सबसे जरूरी बात, तुम बच्चे ही हो, यहाँ सबके पास स्कूल बैग होता है। फिर वो पास आकर धीरे से कहता है कि अपनी शक्तियाँ किसी को नहीं दिखाना और क्लासमेट्स के साथ लड़ाई झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करना। वो उसके बाद मान जाते हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा गुस्से में होते हैं। लूशो उसे तसल्ली देता है कि सही वक्त आने पर वो अपनी एबिलिटीज दिखा सकती है। स्कूल में जाइफे लूशो का स्वागत करता है और ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया बोलता है। वो बताता है कि डंजन में उसने जो मदद की उसकी वजह से लूशो को सीधा लेफ्टिनेंट रैंक पर प्रमोट किया जाएगा। ये सुनकर लूशो सोचने लगता है कि अब शायद उसे और ज्यादा सैलरी मिलेगा। जाइफे उसे हक करके ऑर्गेनाइजेशन में स्वागत करता है। फिर वो शाओ किंगशी और बाकी लोगों से भी मिलने चला जाता है। लूशो थोड़ा हैरान होता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया होता है। लीशा स्टेज पर आता है और जाइफे स्टूडेंट्स को लाइन में खड़े होने को कहता है। वो ऑर्गेनाइजेशन में सभी बच्चों का स्वागत करता है और स्पीच देना शुरू करता है, पर तभी वो लाइंस भूल जाता है तो कागज निकाल के पढ़ने लगता है। वो ऑर्गेनाइजेशन का इतिहास बताता है और आगे आने वाले खतरों के बारे में भी। भले ही इसमें काफी ज्यादा रिस्क है, लेकिन सबको हौसला रखने के लिए मोटिवेट करता है। फिर लीशा सारे स्टूडेंट्स के साथ शपथ लेता है, जिसके बाद वो स्टेज से नीचे उतर जाता है। लूशो फिर से बुड्ढे के साथ ट्रेनिंग जारी रखता है। बुड्ढा उसे अपने जियांग की टेक्निक सिखाने लगता है, जिससे वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। वो इन टेक्निक्स को एक ड्रैगन फ्लाई से कंपेयर करता है, जो पानी के ऊपर इतना शांत बैठता है कि एक लहर तक नहीं बनता। लूशो मेहनत के साथ तलवार से प्रैक्टिस करता है, जैसे उसे सिखाया गया था। वो ध्यान लगाता है और उस बादल वाली दुनिया में चला जाता है। शुरू में बादल थोड़े गुस्से में होते हैं, लेकिन लूशो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है और धीरे धीरे वो अपनी तलवार को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। पर इतनी प्रैक्टिस के बाद भी इस टेक्निक को मास्टर करना मुश्किल रहता है। बुड्ढा उसे अच्छे से समझाता है और कहता है कि उस बादल से बारिश गिराना कोई हलवा नहीं है। लूशो सोचता है कि तलवार चलाने के लिए शारीरिक ताकत लगती है, जबकि बादल को मैनिपुलेट करने के लिए अपने मन को शांत करना जरूरी होता है। बुड्ढा बताता है कि पुराने लोग बादल के सामने जाने से भी डरते थे, लेकिन लूशो के लिए तो किसी गेम की तरह है। उसके इसी काबिलियत को देखकर बुड्ढा उसकी ट्रेनिंग जारी रखता है। फिर दोनों मिलकर उस बादल वाले दुनिया में एंटर करते हैं, जहाँ लूशो फाइनली बादलों पर कंट्रोल पा लेता है और असली दुनिया में बारिश गिरने लगती है। जब लूशो अपने तलवार को चलाता है तो एक जबरदस्त वेव निकलती है और ये कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड मार्शल आर्ट टेक्निक होती है। बुड्ढा ये देखकर हैरान रह जाता है। लूशो पूछता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता, जिससे उसे बुड्ढे से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब लूशो सोचता है कि फाइनली उसने टेक्निक मास्टर कर लिया है, तो बुड्ढा कहता है, रुको बेटा, ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। और हाँ, अपने इस तरक्की पर ज्यादा घमंड मत करना। वो समझाता है कि आगे और भी स्टेप्स है, जैसे बारिश के पानी से एक तालाब और उस तालाब को एक समंदर में बदलना। वो बताता है कि सी एंड स्नो माउंटेन टेक्निक लगातार इवॉल्व होती रहती है, इसलिए हर दिन ट्रेनिंग करना जरूरी होता है। पर क्योंकि लूशो काफी जल्दी तरक्की कर रहा है, इसलिए बुड्ढा उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है कि वो लूशिया को घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वो पूरा दिन वैसे भी किताब पढ़ते पढ़ते थक चुका है। लूशो और लूशिया ट्रिप के लिए बस में चढ़ते हैं। लूशो वहाँ एक आदमी को पहचानता है, लेकिन दोनों बात नहीं करते। लूशिया खुशी से अपनी सीट पर बैठ जाती है। एक और ग्रुप बस में चढ़ते हैं, जिन्हें शायद लूशो उतना पसंद नहीं करता। उसके चेहरे पे तो ये साफ दिख रहा होता है। बस फुल होने के बाद टूरिस्ट गाइड अपना इंट्रोडक्शन देता है और इस पूरे ट्रिप में वो क्या क्या करेंगे उसके बारे में बताता है। माउंट रियू विजिट करना, झील के पास कैंप लगाना और फिर पहाड़ चढ़ना। लूशो अपने उस पहचान वाले आदमी को देख रहा होता है, जो अपने हाथ में एक कंपास पकड़ा हुआ है। यहाँ टूरिस्ट गाइड सबको माउंट रियू की कहानी बताने लगता है कि ये पहाड़ कोई राजा महाराजा से रिलेटेड है, पता नहीं क्या क्या बता रहता है। फिर झील पर पहुंचकर सब लोग टेंट लगाते हैं। लूशो और लूशिया झील की तरफ देखते हुए खड़े होते हैं। लूशो से पूछता है कि उसके जीवन का सबसे खुशी वाला मोमेंट कौन सा था। पहले तो वो ऐसे मजाक में बताती है कि जब उसने उसे खाना बनाते हुए देखा था, उस दिन वो बहुत खुश हुए थे। लेकिन जब लूशो सीरियसली पूछता है तो वो कहते हैं कि साथ में बैठकर खाना खाना ही उसकी जिंदगी की असली खुशी है। लूशो मुस्कुराता है उन दोनों के वो खुशी के मोमेंट याद करते हुए जो उन्होंने साथ बिताए। तभी अचानक उसे कुछ महसूस होता है और वो मुड़कर देखता है कि लियांगचे बाइक पर उनके पास से गुजरता हुआ जा रहा है। वो सोचता है कि अब ये चिमकाने कहा जा रहा है और सोचता है कि अब तक ऑर्गेनाइजेशन से पकड़ नहीं पाया है। साथ ही उसे महसूस होता है कि लियांगचे की एनर्जी लेवल अप हो चुकी है। जब लूशिया पूछते हैं क्या हुआ भैया, अरे कुछ नहीं, वो तो बस वहम था। रात के समय लूशिया को उसके टेंट तक छोड़ने जाता है। वो कंप्लेन करते हैं कि वो उसे बच्चे की तरह ट्रीट
कर रहा है, कम से कम आज तो मुझे थोड़ी देर तक रहने दो, हम ट्रिप पर है भाई। पर तभी अचानक लूशो नोटिस करता है कि कुछ गाड़ी वहाँ से गुजर रहा है जिसमें लियांग चे और उसका वो पुराना साथी भी मौजूद है। क्यूरियस होकर लूशो उनका पीछा करता है और आगे एक बैरिकेड तक पहुंचता है जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है। वो सोचता है कि शायद उस एरिया में कोई डंजन हो सकता है। वो इसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को रिपोर्ट करने का सोचता है लेकिन फिर छोड़ देता है। तभी जियांग उसे आवाज देता है और पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। लूशो बताता है कि वो लूशिया को ट्रिप पर लाया है। जियांग बताता है कि अफवाह है, जल्दी ही यहाँ एक डंजन खुलने वाला है। ऑर्गेनाइजेशन पूरे इलाके को जांच कर रही है और वो लोग लूशो को बुलाने के बारे में सोच रहे थे। जियांग बताता है कि दाओयांग क्लास के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स को डंजन में जाने की परमिशन दी गई है। लूशो मान जाता है सोच कर कि जब वो ऑलरेडी यहाँ पर है तो एक बार जाके ही देखता है। अगले दिन कुछ लोग टूरिस्ट गाइड से बहस करने लगता है कि ये ट्रिप वहीं पर खत्म क्यों हो गया। वो पैसे वापस मांगते हैं लेकिन गाइड बताता है कि पैसे सिर्फ ट्रेवल एजेंसी ही दे सकते हैं। लूशो और लूशिया उनके पास से गुजरते हैं और टूरिस्ट गाइड उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। लूशो बताता है कि वो छाका सॉल्ट लेक जा रहा है, मतलब वो झील का नाम है, और वहाँ खुलने वाले डंजन के बारे में भी बताता है जिससे सब लोग हैरान हो जाते हैं। लूशो और जियांग बैरिकेड क्रॉस करके झील की तरफ बढ़ते हैं। गार्ड पहले लूशिया को रोक लेता है क्योंकि उसके पास आईडी कार्ड नहीं होता, लेकिन जियांग एक डॉक्यूमेंट दिखाता है। उसको अच्छे से वेरीफाई करने के बाद गार्ड उन्हें जाने देता है। वो कैंप पर पहुंचता है और लूशिया लोगों की तैयारियां देखकर इम्प्रेस हो जाता है। अगले दिन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी इस डंजन में हिस्सा लेने के लिए जमा होता है। उनका लीडर बताता है कि ये डंजन जल्दी खुलने वाला है। उनका मकसद होता है डंजन के अंदर सब मॉन्स्टर्स को खत्म करना और फॉर्मेशन आय तबाह करना। सब लोग तैयार होता है और कोहरे के जरिए डंजन में एंटर करना शुरू कर देते हैं। लूशो लूशिया को समझाता है कि अगर डंजन के अंदर वो लोग अलग हो जाए तो डंजन के सेंटर की तरफ चले जहाँ वो उससे मिलेगा। फिर दोनों कोहरे के अंदर गायब हो जाता है। लूशिया खुश होता है कि वो फाइनली उसके साथ लड़ाई कर पाएगी। लूशो डंजन के अंदर होता है और खुद को एक जंगल में पाता है। बाकी लोग इस अजीब जगह को लेकर कंप्लेन करने लगते हैं, पर लूशो को जियांग की बात याद आती है कि डंजन्स में स्पिरिचुअल एनर्जी कम ज्यादा होती रहती है, इसीलिए वो डंजन के बीच से निकले एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करता है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहती है। वो अपने ग्रुप के साथ आगे बढ़ता है। एक खुले जगह में पहुंचकर सब लोग फैसला करते हैं कि वो आगे बढ़कर दूसरे ग्रुप को ढूंढेंगे, पर लूशो बताता है कि यही कैंप करना बेहतर होगा क्योंकि रात में उनको ढूंढना खतरनाक हो सकता है। लेकिन ग्रुप उसकी बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। लूशो वहीं रुक जाता है और उन्हें चेतावनी देता है कि अगर खतरा मिले तो तुरंत भाग जाना। साथ ही वो लूशिया की चिंता भी करता है। दूसरी तरफ लूशिया जंगल में लूशो को ढूंढ रही होती है। एक बिल्ली उसको डराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उसे अजीब शक्लें बनाकर उसका मजाक उड़ाती है। तभी एक बड़ा सा सुअर गुस्से में उसकी तरफ आता है। लूशिया तुरंत अपना बॉडीगार्ड समन करते हैं। वो लेवल दी क्रिमिनल जो जोर जोर से हंसकर सुअर को डरा देता है। सुबह तक वो सुअर को अपना पालतू ही बना लेती है और उसमें सवारी करते हुए आगे बढ़ते हैं। वो एक ग्रुप से मिलते हैं जो उसके स्किल्स देखकर हैरान हो जाता है। वो खुद को बीस्ट टेमर बताते हैं और पूछते हैं क्या उन्होंने लूशो को देखा है, और उनके बताए डायरेक्शन में निकल पड़ते हैं। पेड़ के ऊपर बैठा लूशो एक और ग्रुप को आते हुए देखता है जो सूरज चलने से पहले अपना कैंप लगाने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रहे होता है। लूशो उनकी बातें सुनता है और सोचता है कि इनसे निगेटिव पॉइंट्स कैसे कमा सकता है। जब वो उस खुले जगह में थोड़ा आराम करते हैं, उनका लीडर कहता है सभी लोग सावधान हो जाओ, शायद कोई जानवर आ रहा है। लेकिन असल में वो लूशो है जो झाड़ियों से बाहर निकलता है। तुम कहाँ से आए भाई? तो लूशो मजाक में कहता है कि वो ऐसे ही जमीन फाड़ के निकल आया। इस बात से ग्रुप इरिटेट हो जाता है और लूशो को निगेटिव पॉइंट्स मिलता है। जब वो अपना डिस्प्ले स्क्रीन चेक करता है तो वहाँ दिखता है कि एक आदमी का नाम अक्षरों में नहीं बल्कि नंबर्स में लिखा हुआ है, जिससे उसे लगता है कि इस ग्रुप में जरूर कोई जासूस है। ग्रुप के साथ अपना सफर जारी रखते हुए लूशो उस जासूस को पकड़ने के बारे में सोचता है, पर उसे समझ नहीं आता कि कैसे। तभी एक शेर अचानक से एक लड़के के ऊपर हमला करने वाला होता है कि लूशो तुरंत आगे आकर उस लड़के को बचा लेता है। ग्रुप लीडर और दो ऑफिसर्स उससे सवाल पूछने लगते हैं कि उसने शेर को मार क्यों नहीं डाला। तो लूशो बताता है कि वो बिना किसी वजह के किसी को नहीं मारता। कुछ लोग उससे सहमत होते हैं लेकिन फिर भी उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके स्क्रीन पर वो सारे नेगेटिव पॉइंट्स दिख रहे होते हैं जो उसने अब तक जमा किए हैं, पर तब वो नोटिस करता है कि एक ऑफिसर का नाम भी नंबर्स में लिखा हुआ है। लूशो को शक होता है कि वही जासूस हो सकता है। फिर लूशो आराम से लड्डू खा रहा होता है जब जासूस उसे ध्यान से ऑब्जर्व करता है। थोड़ी देर बाद जब सब लोग सो रहे होते हैं, जासूस लूशो को मारने की कोशिश करता है लेकिन लूशो अचानक जाग जाता है। सब लोग पूछते हैं क्या हो रहा है यहाँ? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे बात कर रहे थे, तुम लोग सोच आराम से। फिर वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है, लेकिन इस बात से अनजान कि लूशो खुद उसके पीछे पड़ा है। जंगल में दौड़ते वक्त कुछ बेर उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो आसानी से उन्हें काट देता है। पेड़ के ऊपर से लूशो जासूस को आवाज देता है, यो सर जी कैसे हो, कहीं मुझे तो नहीं ढूंढ रहे? और वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लूशो उसका अटैक आसानी से ब्लॉक करता है। उसके चेहरे पर लात मारने की कोशिश करता है पर एक खरोच लगा पाता है, लेकिन उसी वक्त उसके हाथ में वो सील दिखाई देती है। लूशो अपना भाला समन करता है जिसे देखकर जासूस हैरान हो जाता है। वो फिर से उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन लूशो आसानी से उसे जमीन पर गिरा देता है। जासूस अपने चाकू फेंकता है जिसे लूशो आराम से डॉज कर लेता है, पर देखता है कि वो भाग रहा है, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए अपना भाला जोर से मारता है। भाला जासूस को तो नहीं लगता लेकिन एक पेड़ को 2 टुकड़ों में तोड़ देता है और ये देखकर वो बंदा अपने आप ही सरेंडर कर लेता है। लूशो उस बंदे के कपड़े और हथियार हटा देता है और उससे पूछता है कि टोटल कितने जासूस है। आदमी कहता है कि वो अकेला है, लेकिन लूशो उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे सच उगलवाने के लिए लूशो ऐसे बोल देता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का स्पेशल एजेंट है जो जासूसों को पकड़ने के लिए भेजा गया है। यहाँ तक कि उसने अब तक 2-3 और जासूसों को पकड़ा है। आदमी मान लेता है कि और भी लोग हैं जिन्हें कोड नेम्स दिए गए हैं। वो बताता है कि उन्हें चेन वाइली को खत्म करने का ऑर्डर मिला था। वो बाकी जासूसों से कांटेक्ट करने का सीक्रेट कोड भी बता देता है जो उनके राशिफल और कुछ नंबरों को जोड़ के बनाए गए हैं। लूशो कहता है कि अगर चेन वाली ने उन्हें पकड़ लिया तो उनका बचना मुश्किल होगा। जासूस दया की भीख मांगता है और लूशो से माफी कर देता है क्योंकि उससे काफी जानकारी हाथ लगी है। लेकिन इससे पहले कि वो और बात कर पाते, कुछ बेल अचानक हमला करते हैं और जासूस को खींचकर पेड़ के अंदर ले जाते हैं। लूशो उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है।
जाता है। यहाँ सब लोग जाग जाते हैं और पता चलता है कि ऑफिसर लिली गायब है। अब ऑफिसर लिली इसी जासूस का नाम है, ठीक है। हाँ, एक और बात, सिर्फ लूशो को ही पता था कि वो एक जासूस है, बाकियों के लिए वो तो एक टीचर है ना। इसीलिए ग्रुप का लीडर फैसला करता है कि उसे ढूंढा जाए और कुछ स्टूडेंट्स मदद करना चाहते हैं। रात भर ढूंढने के बाद उन्हें उसका कोई सुराग नहीं मिलता और सब थक जाते हैं। लीडर मजबूरी में सबको वापस बुलाता है ताकि वो लोग किसी खतरे में न पड़ जाए। यहाँ लिली से मिले नेगेटिव पॉइंट से खुश होकर लूशो अपने स्पेस का आखिरी नेबुला स्टार भी अनलॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे गुस्सा आता है जब वो नेबुला स्टार उसकी सारी एनर्जी खत्म कर देता है, फिर भी अनलॉक नहीं होता। वो निराश होकर अपनी आंखें खोलता है। पेड़ पर बैठे हुए वो देखता है कि आगे कुछ हंगामा चल रहा है और तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। कंपास की मदद से वो उस अजीब स्पिरिचुअल एनर्जी को फॉलो करता है और वहाँ पहुंचकर वो एक तेज घूमता हुआ टॉर्नेडो देखता है। वो अपनी एनर्जी से खुद को कवर करता है और टॉर्नेडो को तोड़ने की कोशिश करता है। तेज हवा को चीरते हुए वो उसके कोर तक पहुंचता है और उसे तोड़कर जंगल में बिखेर देता है। पूरी जगह तबाह हो जाता है और लूशो उस आदमी की तरफ बढ़ता है जिसने टॉर्नेडो बनाया था। आदमी भी लड़ना चाहता है लेकिन लूशो के हमले से घायल होता है। वो एक और टॉर्नेडो अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन लूशो उसे बनने से पहले ही खत्म कर देता है। आदमी भागने लगता है और लूशो तलवार लेकर उसका पीछा करता है। एक मौका देखकर आदमी अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन लूशो की तलवार तेज होती है और उसके चेहरे को काट देती है। आदमी इतना डर जाता है कि उसे अपना मरा हुआ शक्ल याद आता है। दर्द में तड़पते हुए भी वो एक सैंड अटैक तैयार करता है और लूशो पर फेंकता है। तलवार उसे ब्लॉक करने की कोशिश करती है लेकिन कुछ सैंड बुलेट्स उसके पास से निकलकर लूशो के करीब पहुंच जाते हैं। आदमी को एहसास होता है कि लूशो हद से ज्यादा ताकतवर है। जैसे एक बुलेट लूशो को लगने वाली होती है उसका स्पेस अवेकन हो जाता है और वो आखिरी नेबुला स्टार को अनलॉक करने का तरीका समझ लेता है। स्टार अवेकन होकर उसकी तरफ आता है और एक जादुई छड़ी में बदल जाता है। लूशो स्टार अनलॉक करता है और अपने अंदर की सारे इमोशंस, खुशी, दुख, गुस्सा और दर्द सब एक साथ महसूस करता है। वो छड़ी को इस्तेमाल करता है जो सारे बुलेट्स को छेड़ते हुए उस आदमी को लग जाता है और एक ही झटके में उसे खत्म कर देता है। आदमी जमीन पर गिरकर धूल में बदल जाता है और लूशा उसकी आत्मा को महसूस करते हैं और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। अगले सुबह लूशा फाइनली लूशो को ढूंढ लेते हैं और उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। लूशो उसे सब बताता है कि अब तक क्या कुछ हुआ। वो पेड़ों पर कुछ और जासूसों को देखते हैं। लूशा पूछते हैं कि क्या वो अपने जानवरों पर हमला कर दे, लेकिन लूशो उसे वेट करने को कहता है। पहले वो ये जानना चाहता है कि एग्जैक्ट अभी कितने जासूस बचे हैं और वो कितने ताकतवर है, इसलिए वो थोड़ा जांच करने का प्लान बनाता है। जब लूशिया पूछते हैं कि वो दोनों आपस में बात कैसे करेंगे, लूशो बताता है कि वो फरी की मदद से एक दूसरे को मैसेज भेजेंगे। जासूसों के पास पहुंचते हुए लूशो देखता है कि एक आदमी खुले एरिया की तरफ आ रहा है और उसके आते ही 3 और जासूस नीचे उतरते हैं और आदमी नारुतो की तरह हाथों से मुजरा दिखाने लगता है। वो तीनों भी वही मुजरा दिखाते हैं और उसे आगे जाने देते हैं। अच्छा दोस्तों, तो ये तीनों सिक्योरिटी गार्ड जैसे है, मतलब अगर तुम्हें आगे बढ़ना है यहाँ से तो तुम्हें अपना कोड बता के जाना होगा। लूशो को याद आता है कि लिली ने बताया था जासूसों का कोड लैंग्वेज कैसे बनता है, इसलिए वो खुद का कोड बनाने की कोशिश करता है। फिर वो वेश बदल कर उनमें से एक बन जाता है और उस जगह तक पहुंचता है। वो 3 चिमकांडी फिर से दिखाई देते हैं और लूशो नर्वस होकर अपना कोड दिखाता है। वो तीनों भी अपना मुजरा दिखाते हैं जिसका मतलब लूशो पास हो गया है। फिर गुफा में एंटर करते ही लूशो दूसरी तरफ निकलता है और एक अजीब से जगह में पहुंचता है जहाँ एक बड़ा सा पिंक कलर का पेड़ होता है और ये जगह इस पूरे डंजन का सेंटर पॉइंट है। बाकी लोगों को देखकर वो उनके ग्रुप में चुपचाप शामिल हो जाता है। लीडर बताता है कि वो लोग यहाँ तक सबसे पहले पहुंच गए और अपनी जीत से खुश होते हैं। लूशो सोचता है कि वो शायद अकेले इतने सारे लोगों को हैंडल नहीं कर पाएगा। फिर वो उनके स्पिरिचुअल एनर्जी को चेक करता है और पता लगता है कि ये लोग उतने भी ताकतवर नहीं है। आधे से ज्यादा लोग लेवल सी के हैं और बाकी लोग लेवल डी के हैं। साइड में वो 4 लोगों को देखता है जो पेड़ की जांच कर रहे होते हैं। पहले उसे लगता है कि उनमें स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है और वो मुस्कुरा कर वहाँ से जाने लगता है, ये सोचकर कि वो हद से ज्यादा कमजोर होंगे। लेकिन अचानक उसे कुछ महसूस होता है। वो समझ जाता है कि उन चारों में एनर्जी की कमी नहीं है, बल्कि वो अपनी एनर्जी ब्लॉक कर रहे हैं और वो बहुत ताकतवर लगते हैं। उनमें से एक पेड़ को अच्छे से जांच करके बताता है कि दूसरी साइड एक रास्ता है जो टहनियों और पत्तों से थका हुआ है। वो बताता है कि उसके अंदर जाने का दरवाजा दिन में बंद रहता है और रात में खुलता है। जासूसों का लीडर कहता है कि वो रात तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि चैन बाइली कभी भी आ सकता है। वो सबको ऑर्डर देता है कि पेड़ को कैसे भी करके अभी खोलना होगा। 2 लोग फायरबॉल्स इस्तेमाल करते हैं जिससे धमाका होता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो दरवाजा दोबारा बंद हो जाता है। सब समझ जाते हैं कि ऐसे मामूली हमलों से ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ये देखकर लूशो फैसला करता है कि सबका टाइम वेस्ट करवाएगा जब तक चैन बाइली यहाँ पहुँच ना जाए। तभी लियांगशी अचानक लूशो को देख लेता है और उसे पहचान लेता है। वो उसे आवाज देता है और बाकी लोग भी लूशो को पहचान लेते हैं। लीडर पूछता है कि क्या हो रहा है। लियांगशी बताता है कि उसने पहले लूशो को जलाने की कोशिश की थी लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। रीस भी कहता है कि लूशो बस में उसका पीछा कर रहा था। लीडर तुरंत अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि लूशो को पकड़ लो और सब अपने तलवारें निकालकर उसे खेल लेते हैं। लूशो उन सबको इग्नोर करता है और सीधा लीडर की तरफ चलने लगता है, लेकिन 2 गार्ड्स उसे रोक देते हैं। लूशो फिर से अपना वो हाथों का मुजरा दिखाता है और कहता है कि उसका नाम लिली है और उसके पास एक ऐसे मस्त जानकारी है जिसे सुनकर सबको मजा आ जाएगा। लीडर उसकी बातें सुनकर मान लेता है कि वो उन्हीं का मेंबर है और उसे बोलने की परमिशन दी जाती है। लूशो लीडर को बताता है कि चैन बाइली असल में मर चुका है। ये सुनकर सब हैरान हो जाता है। लीडर पूछता है उसे कैसे पता, तो लूशो कहता है कि उसने अपने आंखों से देखा है। वो उन्हें व्हाइट कलर का मिट्टी दिखाता है और लीडर पहचान लेता है कि ये तो डीप सी व्हाइट सैंड है। लूशो बताता है एक आदमी ने ये रेत चैन बाइली के शरीर में घुसा दिया था जिससे बहुत ज्यादा खून बहने के कारण उसकी डेथ हो गई। फिर वो आदमी एक उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल करके वहाँ से भाग गया और मैं सबूत के तौर पर आपके लिए मिट्टी लेकर आया हूँ। लीडर चैन बाइली के बॉडी के बारे में पूछता है तो लूशो कहता है कि उसने बॉडी को एक नदी में फेंक दिया ताकि ऑर्गेनाइजेशन उसे ढूंढ ना पाए। लीडर जोर से हंसता है और सबको बताता है कि चैन बाइली आखिरकार मर चुका है। सब लोग खुशी मनाते हैं। वो लूशो से कहता है कि अब वो उसके साथ रहे और ये मिशन पूरा होने के बाद उसे इनाम दिया जाएगा जब वो गॉड्स असेंबली यानी उनके ऑर्गेनाइजेशन वापस जाएंगे। प्रीस्ट और लियांगशी भी सोचते हैं कि अब इतना कुछ बता ही दिया है तो लूशो जरूर इनके ग्रुप का ही मेंबर
जानवर होगा। लूशो अब उनसे अच्छे से बात करता है और पहले के अपने खड़ूस स्वभाव के लिए माफी मांगता है। वो उन्हें समझाता है कि उसे जासूसों के ऑर्गेनाइजेशन मतलब गॉड्स असेंबली ने भेजा था और उसे कहा गया था कि चाहे जो भी हो जाए उसे अपनी असली पहचान छुपा के रखना होगा, खासकर तब जब लियांग चे हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन के खतरे में था। लीडर भी अब सब कुछ समझ आता है और लूशो की इस कहानी पर यकीन कर लेता है। कहता है कि अब तक उसने बहुत अच्छा काम किया। वो लियांग से कहता है कि पर्सनल बात दिल पर ना ले, क्योंकि जासूसों के ऑर्गेनाइजेशन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन अब उसे खुद को साबित करना होगा। लियांग से मान जाता है और पेड़ के पास जाकर उसे जलाने लगता है, पर कोई असर नहीं होता। वो लगातार अटैक करता रहता है। प्रीस्ट उसके पास आकर पूछता है, अरे ये सब क्या नौटंकी लगा रखा है, हमें निकलना होगा यहाँ से, वरना इन लोगों के साथ हम भी मारे जाएंगे। तुमने मना क्यों नहीं किया? लीडर जो बोलेगा वही करोगे क्या तुम? पर लियांग से कहता है कि वो उन्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने उसे बचाया था और प्रीस्ट को उसके फैसले पर थोड़ा यकीन रखना चाहिए। तब लीडर को जानकारी मिलती है और वो चिल्लाता है कि लियांग से रुक जाए। उन्हें पता चलता है कि दाओयान क्लास के स्टूडेंट्स डंजन के सेंटर तक पहुंच गए हैं। लूशो अपने साथियों को देखकर खुश होता है। लीडर उनके पास जाता है और जियांग अपना इंट्रोडक्शन देता है कि वो हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का लेफ्टिनेंट है। लीडर भी अपने आईडी दिखाता है और पूछता है कि वो लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए। तो जियांग बताता है कि किसी ने यहाँ से 3 सिग्नल भेजे थे, इसलिए वो तुरंत यहाँ आ गए। जासूसों का लीडर बताता है कि वो लोग अभी इस जगह की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए जियांग की टीम को थोड़ा इंतजार करना होगा। पर अगर फिर भी वो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनकी तलाशी ली जाएगी और इससे बहुत झमेला हो जाएगा। बाकी स्टूडेंट्स भी सोचते हैं कि ठीक है, फिर कर लो तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन, हम थोड़ा वेट कर लेंगे, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जासूसों का लीडर अपने आदमियों को चुपके से उन स्टूडेंट्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। अब दोस्तों यहाँ तुम्हारे मन में भी एक डाउट आ सकता है कि ये स्टूडेंट्स इन बदमाशों को पकड़ क्यों नहीं रहे। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ लूशो को ही इन जासूसों के असलियत के बारे में पता है, जैसा कि अब तक हमने देखा। बाकी बच्चों को तो पता ही नहीं है ना कि यहाँ जासूस भी है। पर अब जैसे ही वो आदमी अटैक करने वाला होता है, लूशो तुरंत फरी को जियांग के पास भेज देता है। फरी जैसे तैसे करके जियांग को ये पूरी सिचुएशन समझाता है। जियांग अब समझ आता है कि आखिर यह चल क्या रहा है। वो तुरंत शाओ किंगशी को सावधान करता है। अटैक होने से पहले ही वो डॉज करते हैं और पलटवार करते हैं और उस आदमी को आसानी से हरा देते हैं। जियांग सबको बताता है कि उन पर हमला होने वाला है और खुद को तैयार कर लेते हैं। बाकी स्टूडेंट्स भी लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं, पर लीडर कंफ्यूज हो जाता है कि स्टूडेंट्स को कैसे पता चल गया कि वो लोग जासूस है। फरी वापस लूशो के पास आ जाता है और लूशो खुश होता है कि उसका प्लान काम कर गया। वो जियांग पर भरोसा करता है कि वो इस सिचुएशन को संभाल लेगा। लीडर अपने आदमियों को हमला करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उनकी संख्या स्टूडेंट से ज्यादा होती है और वो लोग स्टूडेंट्स पर भारी पड़ने लगते हैं। तभी एक स्टूडेंट पर हमला होने वाला होता है, लेकिन शाओ उसे बचा लेते हैं। जियांग ऑर्डर देता है कि सब लोग लड़ते रहे और हार ना माने। लूशो फरी को समझाता है कि उसे आगे क्या करना है और अपने हाथ पर एक निशान ड्रॉ करके दिखाता है। फरी ये मैसेज पहुंचाने निकल जाता है। लूशो अपने जानवरों के साथ पहुंचती है और देखते हैं कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी है, लेकिन उसे अभी तक लूशो का सिग्नल नहीं मिला होता। फरी उसके पास पहुंचकर लूशो का बनाया हुआ वो निशान दिखाता है। जासूस लोग सोचते हैं कि अब स्टूडेंट्स का खेल खत्म है, लेकिन तभी जानवर हमला कर देते हैं और जासूसों को एक एक करके गिराना शुरू कर देते हैं। लूशो जियांग को थम्स अप देते हैं और जियांग सबको बताता है कि जानवर से डरने की जरूरत नहीं है, वो उनके दोस्त है। इससे लड़ाई एक तरफा हो जाती है। लीडर गुस्से में लियांग को ऑर्डर देता है कि वो अपने आग से दरवाजा खोलता रहे, जबकि बाकी लोग उन स्टूडेंट्स को रोकेंगे। लूशो भी चिल्लाकर लियांग से कहता है कि चलो भाई जल्दी दरवाजा खोलो, वरना स्टूडेंट्स हमें मार देंगे और मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। जियांग किसी तरह लियांग तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि उसे रोक सके। लियांग अपने फिनिक्स से हमला करता है। जियांग जम करके उसका सामना करता है, लेकिन फिनिक्स वापस मुड़कर उस दरवाजे के साथ साथ जियांग को भी जला देता है। एक और आदमी जियांग पर निंजा स्टार्स फेंकता है, लेकिन शाओ किंगशी बीच में आकर उनको ब्लॉक करके उसे बचा लेते हैं। बाकी गुंडे जियांग और शाओ किंगशी दोनों को खेल लेते हैं और अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बंदा चुपके से उन पर निंजा स्टार्स फेंकने की कोशिश करता है, पर तभी लूशो अपना वो जादुई बॉटल समन करता है और उसके पावर से उस बंदे को कंट्रोल कर लेता है, जिससे वो निंजा स्टार्स अपने ही आदमियों पर फेंक देता है। लूशो उस आदमी को घुसपैठिया बुलाता है और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, दूसरा बंदा उसे मार ही देता है। लीडर कहता है कि टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, इसलिए सब डंजन की तरफ बढ़ता है। लीडर अपने तलवार निकालता है और लूशो महसूस करता है कि ये कोई मामूली हथियार नहीं है। लीडर एक जोरदार हमले से दरवाजे को तबाह कर देता है और उन पेड़ों को जला देता है ताकि वो दरवाजा वापस बंद ना हो। लीडर और उसके आदमी उस गुफा के अंदर जम करते हैं। अब भले ही लूशो को लूशिया की चिंता होती है, लेकिन फिर भी वो गुफा के अंदर चला जाता है। लूशिया ये देखकर पीछे नहीं रहना चाहते और उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाकी गुंडे उसे रोक देते हैं। इसी बीच ऑर्गेनाइजेशन के बाकी मेंबर्स भी आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से गुंडे लोगों को मजबूरन भागना पड़ता है और सब लोग उस दरवाजे से नीचे घुसने की कोशिश करते हैं। लीडर और बाकी सब लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी एक आदमी को एक बेर पकड़ लेता है और उसका गला घोटने लगता है, जिससे सब डर जाते हैं। लियांग भी अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उसे धक्का देकर पीछे कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को आते देखकर वो जल्दी से आग की एक दीवार बनाता है ताकि उन्हें रोका जा सके, लेकिन एक ऑफिसर आग के बीच में से निकलकर सीधा उससे लड़ने आ जाता है। लियांग दोबारा अटैक करने वाला होता है कि वो प्रीस्ट आकर उसके चेहरे पर कोई जादू टोना कर देता है, जिससे वो कमजोर पड़ जाता है और वो आग की दीवार खत्म हो जाती है। लियांग उसे गद्दार कहता है, पर वो ऑफिसर लियांग को लात मार के बेहोश कर देता है। इसके बाद सब लोग मिलकर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। जियांग उन गुंडों को ऑर्गेनाइजेशन के हवाले करके आगे बढ़ता है, शाओ किंगशी और एक लड़के के साथ, ताकि लूशो की मदद कर सके। वो उस गुफा के अंदर जाते हैं और लूशिया भी अपने सुअर को फोर्स करते हुए उनके पीछे जाना चाहते हैं, पर वो छेद उतना बड़ा नहीं होता। जियांग और उसका ग्रुप पेड़ के अंदर वर्क करते हुए सोचते हैं कि आखिर सब लोग गए कहाँ। तब शाओ किंगशी एक बेलों में लिपटे हुए आदमी की तरफ इशारा करते हैं। वो पास जाकर देखते हैं कि बेलों ने एक इंसान को पूरी तरह निगल लिया है। अचानक एक मॉन्स्टर जियांग पर हमला करता है, लेकिन शाओ किंगशी अपने भाले से मॉन्स्टर को छेड़ देती है और उसे बचा लेते हैं। वो मॉन्स्टर से फाइट करता है और आसानी से उसे तबाह कर देते हैं, लेकिन सिचुएशन और भी खतरनाक हो जाते हैं जब जमीन हिलने लगती है और एक बड़ा सा फूल बाहर निकलता है, जिसके बेल सबको एक एक करके पकड़ने लगता है। जियांग बेलों को काटता है और शाओ किंगशी भी वही करते हैं, लेकिन अचानक वो फूल
फूल एक लड़की को पकड़ लेता है और उसे खाने वाला होता है। तब लू शाओ अपने स्वर पर सवार होकर लड़की को बचा लेते हैं। वो फूल के शरीर पर थम करके मारते हैं, जिससे मॉन्स्टर गिर जाता है और उसका कोर दिखने लगता है। जियांग बेलों को काटते हुए रास्ता क्लियर करता है और शाओ किंग से जंप करके अपने भाले से उस कोर को टुकड़े कर देती है। फूल तबाह हो जाता है और सब लोग उन बेलों से आजाद हो जाते हैं। एक आदमी जियांग से पूछता है क्या ये फॉर्मेशन आया था, लेकिन जियांग कहता है कि अगर ये फॉर्मेशन आया होता तो ये दंजन गायब हो चुका होता। लू शाओ परेशान होकर पूछते हैं कि लूशु किस डायरेक्शन में गया है। यहाँ दूसरी तरफ एक एक करके सभी जासूस उन बेलों में उलझ रहे होते हैं। लूशो देखता है कि वो मॉन्स्टर्स उन लोगों पर अटैक कर रहे हैं जिनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी ज्यादा है, और वो चुपके से जाके एक आदमी को उन बेलों के अंदर धक्का दे देता है। बाकी लोग खुद को और अपने साथियों को बचाने की कोशिश करते हैं। लीडर सबको एक साथ जमा होने को कहता है और सब मिलकर स्पिरिचुअल एनर्जी का शील्ड क्रिएट करते हैं जो मॉन्स्टर्स को डरा देता है। लीडर कहता है सब पास ही रहे और वो खुद फॉर्मेशन आई को ढूंढेगा। वो चेतावनी देता है कि अगर कोई भी शील्ड के बाहर गया तो उसका काम खत्म है। लूशो को मजबूरन उनके साथ चलना पड़ता है, लेकिन वो वहाँ रहना नहीं चाहता। वो किसी तरह यहाँ से बाहर निकलने के बारे में सोचता है और एक बदबूदार सड़ा हुआ आइटम समन करता है। बदबू फैलते ही सब पागल हो जाता है और लूशो को नेगेटिव पॉइंट्स मिलता है, लेकिन फिर भी वो लोग रुकते नहीं क्योंकि उनके पास गैस मास्क होता है। लीडर सोचता है कि ये बदबू किसी मॉन्स्टर या पौधे से आ रही होगी। अचानक मॉन्स्टर दोबारा दिखाई देने लगता है और इस बार उस शील्ड से नहीं डरते। लीडर कहता है कि इस बदबू ने शायद उन्हें अटैक किया है और समझ आता है कि कोई जानबूझकर ये बदबू फैला रहा है, इसीलिए वो तुरंत उस आदमी को ढूंढने का आदेश देता है। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं और लूशो चुपके से वो सड़ा हुआ चीज एक आदमी के कपड़ों पर लगा देता है। जल्दी ही वो शील्ड टूट जाता है और लीडर सबको भागने का ऑर्डर देता है जब मॉन्स्टर्स उन पर अटैक करते हैं। लूशो अपना प्लान जारी रखता है, लेकिन एक आदमी उसे रंगे हाथ पकड़ लेता है और उसे घुसपैठिया कहता है। लूशो तुरंत एक और सड़ा हुआ आइटम उसके चेहरे पर लगाकर भाग जाता है। मॉन्स्टर्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो आसानी से उन्हें काट देता है। लूशो और बदबूदार आइटम सामान करके मॉन्स्टर्स पर फेंकता है, जिससे वो एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं। वो आदमी मॉन्स्टर से बचकर फिर लूशो के पीछे आता है, लेकिन इस बार लूशो अपनी जादुई तलवार से हमला करके उसे जोर से जमीन पर गिरा देता है। फिर भी वो रुकता नहीं और किसी तरह उठकर दोबारा हमला करता है, लेकिन लूशो अपनी तलवार को कंट्रोल करके पीछे से अटैक करवाता है और वो आदमी वही खत्म हो जाता है। लूशो अपने कंपास को देखते हुए डंजन के सेंटर की तरफ बढ़ता है। वहाँ वो देख पाता है कि लीडर और उसके दो आदमी सेंटर में पहले ही घुस चुके हैं। लीडर एक रॉकेट चलाकर पूरे इलाके को रोशनी से भर देता है। लूशो चुपकर ऑब्जर्व करता रहता है और समझ आता है कि ये पेड़ पूरे जंगल से स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा करके इस बड़े फूल को देता है। एक आदमी कहता है कि इस फूल को काट देते हैं ताकि फॉर्मेशन आई को जल्दी ढूंढ सके, लेकिन लीडर कहता है कि इतनी जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी चैन वाली मर चुका है और स्टूडेंट्स भी अब तक उन मॉन्स्टर्स का खाना बन चुके होंगे। तभी लूशो के हंसी निकल जाते हैं क्योंकि उसे पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो चुपके से कमरे में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और तलवार से हमला करता है। लूशो मुश्किल से डॉज करता है। सब उसे घेर लेते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। लूशो सीधा खड़ा होकर कहता है कि वो हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का लेफ्टिनेंट है। वो अपना आईडी दिखाता है और तुरंत बंद कर देता है ताकि कोई भी अच्छे से देख न सके। इससे सब इरिटेट हो जाते हैं और उसे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं। लीडर कहता है कि हेवनली नेटवर्क में ऐसा कोई डिपार्टमेंट है ही नहीं। लूशो कहता है हाँ तुम्हें ज्यादा पता है ना, चलो मैं काम करता हूँ उधर, इतनी मुश्किल से मिला है लेफ्टिनेंट का पोस्ट और तुम कहते हो कि होता ही नहीं। लूशो ये भी बताता है कि उस डिपार्टमेंट का लीडर कौन है और वो उसका नाम सुनकर हैरान हो जाता है। लूशो ने आखिरी मौका देता है कि वो अपने हथियार नीचे कर दे, पर जैसे लीडर उसकी तरफ हमला करता है लूशो सील निकालता है जिससे एक तेज रोशनी आती है और सबको कुछ देर के लिए अंधा कर देती है। जब तक रोशनी कम होती है तब तक लूशो वहाँ से गायब हो चुका होता है। वो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहा होता है और सब उसका पीछा करता है। वो उसके करीब पहुँचता है, लेकिन लूशो हवा में जंप करता है और अपनी तलवार निकालता है। वो लोग उसके अटैक्स ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन लूशो तलवार से फाइट करते हुए साथ साथ कुछ फाले भी समन करके लीडर की तरफ फेंकता है। लीडर आसानी से सब हमलों से बच निकलता है और उसे खरोच तक नहीं आते। लूशो अपनी इन्वेंटरी से एक और तलवार समन करता है और लीडर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लीडर हंसता है और लूशो को चिढ़ाता है कि वो बस बेकार में मरने वाला है, लेकिन लूशो बिना डरे ध्यान लगाता है और तलवार में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट करता है। वो बेहतरीन तरीके से सी एंड स्नो माउंटेन टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे एक बारिश के बूंद उसकी तलवार पर गिरते हैं और वो उस एनर्जी को लीडर की तरफ भेजता है। पानी ट्रांसफॉर्म होकर एक तलवार बन जाती है, लेकिन लीडर अपनी तलवार से उसे ब्लॉक करके तुरंत लूशो पर हमला करता है। लूशो बिना झपकाए उस अटैक को डॉज करता है और देखता है कि उसके पहले वाले हमले से लीडर के गर्दन पर चोट लग गई है। बाकी दो गुंडे समझ जाते हैं कि लूशो कोई मामूली इंसान नहीं है, इसलिए वो एक साथ अटैक करने का प्लान बनाते हैं। लूशो दोबारा वो भयंकर टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो फेल हो जाता है। वो लोग उस पर हमला करने वाले होते हैं कि अचानक जमीन कांपने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि लूशो बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसे बचाने आ गई होते हैं। ये देखकर लूशो खुश हो जाता है, लेकिन अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। फॉर्मेशन आई अवेकन हो चुका होता है और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। लीडर तुरंत अपने साथियों को कहता है अब समय आ गया है कि तुम दोनों अपनी जिंदगी कुर्बान कर दो। बिना किसी हिचकिचाहट के वो खुद को खत्म कर लेते हैं और उनका खून लीडर के अंदर समा जाता है और उसका बॉडी ट्रांसफर होने लगता है। अब लूशो बुरी तरह फंस जाता है। एक तरफ वो पागल लीडर और दूसरी तरफ वो फॉर्मेशन आई से निकला डीमन एंड बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। लूशो तलवार से अटैक करता है, लेकिन बेलों के हमले इतनी तेज होते हैं कि वो उन्हें काट भी नहीं पाता। वो डीमन दोबारा हमला करता है। लूशो उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन लीडर और उस डीमन से एक साथ लड़ना काफी मुश्किल हो जाता है। उस पर हमलों की बारिश होने लगती है और इस बार उसकी जान को सही में खतरा होता है। यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में वो दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन लीडर उसके पेट में जोर से मुक्का मार देता है और बेल उसे पकड़कर उस डीमन के मुंह की तरफ खींचने लगते हैं। तभी अचानक कोई गुफा में एंटर करता है और उन बेलों को काट देता है लूशो को बचाते हुए। डीमन इस नए खतरे की तरफ मुड़ता है और वो होता है नियतिंग, जिसके आने पर सब लोगों की हवा टाइट हो जाते हैं। क्योंकि क्या तुम्हें पता है दोस्तों ये बंदा आखिर है कौन? ये है हेवनली नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन का लीडर और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। असल में नियतिंग किसी और मिशन के लिए दूसरे
देश में था और अपना काम पूरा करते ही वो वापस आ गया। फिर अपने भयंकर स्पीड से नियतिंग डीमन की तरफ बढ़ता है और एक ही झटके में भाई सीरियसली सिर्फ 1 सेकंड में उसे खत्म कर देता है। उसके बाद नियतिंग उस गुंडे से कहता है सरेंडर कर लो भाई, वैसे भी कहाँ जीत पाओगे। पर वो गुंडा सरेंडर करने के मूड में नहीं होता। वो कहता है कि नियतिंग उसको हरा नहीं सकता क्योंकि अब वो भी लेवल बी का है और सबसे पहले वो लूशु को खत्म करेगा। लेकिन नियतिंग बीच में आकर उसे बचा लेता है और पलक झपकते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे खत्म कर देता है। लूशु नियतिंग को शुक्रिया बोलता है और पूछता है कि वो पहले क्यों नहीं आया। भाई दो बंदों से लड़ना पड़ा मुझे, एक वो पागल जासूस और दूसरा वो फूल की कार से निकला डीमन। यार इतना मारा, तुम 2 मिनट लेट आते मैं मर चुका होता तब तक। नियतिंग कहता है कि वो असल में लड़ाई होने से पहले आ गया था पर वो लूशु को एक बार लड़ते देखना चाहता था इसलिए बीच में नहीं आया। लूशु मजाक में पूछता है फिर बताओ कैसा लड़ा मैंने। नियतिंग उसकी हिम्मत की तारीफ करता है और कहता है कि अगर वो हर रोज अच्छे से प्रैक्टिस करता रहे तो उससे भी ताकतवर बन सकता है। जाने से पहले नियतिंग बताता है कि उसने फॉर्मेशन नाइट ढूंढ लिया है और लूशु को इनवाइट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन पहुंचकर उससे मिलने आए। जैसे ही डंजन गायब होना शुरू होता है सब लोग असली दुनिया में वापस पहुंच जाते हैं। जियांग और बाकी लोग तुरंत लूशु के पास दौड़ते हैं, राहत महसूस करते हैं कि वो सुरक्षित है। लूशु अपने सुअर पर सवार करते हुए उसकी तरफ आते हैं और सीधा उस पर जंप करके गले लगा लेते हैं। वो रो पड़ते हैं क्योंकि उसे लगा था वो मर गया। लूशु उसे तसल्ली देता है कि वो बिल्कुल ठीक है और सब वापस नॉर्मल हो चुका है। सो दोस्तों इसी के साथ ये एनिमे यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इस वीडियो में मैंने सीजन 1 और 2 दोनों एक्सप्लेन किया है, इसलिए कोई भी अगला पार्ट नहीं आएगा क्योंकि है ही नहीं अभी तक। जब सीजन 3 आएगा मैं जरूर से एक्सप्लेन करूंगा। और एक गुड न्यूज दोस्तों, द बिगिनिंग आफ्टर द एंड का सीजन 2 फाइनली 1 अप्रैल से शुरू होने वाला है। इसीलिए जिन्होंने भी सीजन 1 नहीं देखा मेरे चैनल पे जाओ एंड सेकंड वाला वीडियो देखो। और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि जब मैं वो सीरीज स्टार्ट करूँ तो तुम लोग उसे मिस ना करो। बाकी ये वाला वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, कमेंट करना कि और कौन से एनिमे तुम्हें देखना है। और अगर तुम्हें ऐसे मैजिकल ओवरपावर टाइप के एनिमेस पसंद है देन स्क्रीन पे शो हो रहे उन वीडियोस पे क्लिक करो। एंड मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और नए वीडियो में। बाय।